हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम क्या देख रहे थे? क्लास 9th में मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्राइंगल्स देख रहे थे, जहां पे हम देख रहे थे प्रॉब्लम्स ऑन ट्राइंगल्स, किस तरीके से हम ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने कौन सी बुक रेफर करी थी? हम आर एस अग्रवाल सर की एक्सरसाइज 8 सॉल्व कर रहे थे। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था। अब 10 से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल one of the acute angle measures 53 degree, find the measure of each angle of a triangle। बहुत सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें से एक एक्यूट एंगल की मेजरमेंट कितनी है? 53 डिग्री है। तो मेरे को हर एंगल बताओ। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। क्या सिंपल क्वेश्चन है? देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया आपने। अब जब मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ाया तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैंने एंगल की। एक्यूट होगा, क्या ऑब्ट्यूज होगा, क्या 90 होगा, क्या 90 नहीं हो सकता है। तो आप उसको रेफर करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी नॉर्मली देखो, ये मैंने प्रूफ किया था प्रीवियस क्लास में, क्या कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करता हूं तो यहां पे बाकी दो एंगल क्या होते हैं? इंडिविजुअली एक्यूट होते हैं। तो देखो, उसने खुद भी बोल दिया कि एक्यूट एंगल 53 डिग्री है, तो ये एक्यूट होगा, ये भी एक्यूट होगा। तो इतना तो क्लियर है कि दोनों एंगल एक्यूट होंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लो इसका नाम मैं दे रहा हूं ए बी सी। अब क्वेश्चन ने दे दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या गिवन है? गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये आपको गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है? एंड वन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू 53 डिग्री। दूसरा आपको ये गिवन है। अब आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे? तो देखो क्या फाइंड करना है मेरे को। टू फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले थ्योरम्स यूज्ड या फॉर्मूलेज यूज्ड, लिख लेना वो स्टेप। लास्ट स्टेप हमारा सोल्यूशन। कैसे सॉल्व करेंगे भैया? तो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही होना है। अब मैंने मान लिया कि ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट बी। यहां पे लिख लो, अज्यूम ट्राइंगल ए बी सी टू बी राइट एंगल्ड, टू बी राइट एंगल्ड एट कहां पे? बी। देयरफॉर एंगल बी तो 90 डिग्री हो गया। एक एंगल मेरा यहीं निकल के आ गया। एक एंगल क्या हो गया? यहीं पे निकल के आ गया। एंगल बी 90 डिग्री। उसके बाद ऑल्सो क्या लिखोगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 1। ये लिखने से पहले ये लिख लो, ठीक है। ये लिख लो कि एक एक्यूट एंगल कितना दिया है? 53 डिग्री दिया है। तो मान लो, क्या मान लो कि ए क्या है? 53 डिग्री है। मान लिया आपने। ऑल्सो लेट एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री। मैंने उस एक्यूट एंगल को ए बोल दिया। तो अब लिखोगे देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो फिर यहां से क्या लिखोगे? यहां से आप लिखोगे एंगल ए कितना है? 53 डिग्री है, प्लस एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब ये तीनों 180 क्यों हो रहे हैं? रीजन लिखोगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके जगह ये तुमने डाला है, कहां से डाला है? तो आप लिखोगे गिवन, दिया हुआ है ना भाई आपको क्वेश्चन में, वहीं से मैंने डाल दिया। तो यहां से क्या बताओगे? सी की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू? सी की वैल्यू। तो देखो सी की वैल्यू क्या बताओगे? यहां से मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? यहां से मैं लिखूंगा, देखो 90 प्लस 50 140, यानी 143 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी क्या बताओगे? 180 माइनस 143 कितना हो गया? ये हो गया आपका 37 डिग्री। क्लियर? तीनों एंगल निकल के आ गए। ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, हमने जो वहां पे प्रॉपर्टी प्रूफ करी थी, यहां पे भी प्रूव हो रही है। क्या क्या प्रूफ करा था? एक प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करी थी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारा एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों मिलके 90 डिग्री होंगे। देख लो, बाकी दोनों मिलके 90 डिग्री हो रहे हैं। 50 प्लस 30 80, 87 प्लस 3 90 डिग्री बिल्कुल हो रहे हैं। हमने ये भी प्रूव करा था कि ये दोनों एंगल मिलके क्या होंगे? ये दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री होंगे। ये अकेले एंगल क्या होंगे? हमेशा एक्यूट होंगे। क्या होंगे? हमेशा एक्यूट। देखो
ये एंगल भी एक्यूट है, ये एंगल भी एक्यूट है, वो भी आ रहा है यहां से। क्वेश्चन से सारी बातें जो हमने लिखी, जो हमने समझी, वो सारी क्या हो रही है, प्रूव हो रही है। इतना बस आपको कर देना था, इतना कर दोगे आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10th। कुछ ज्यादा इसमें सीखने लायक नहीं था, जो पढ़ा हुआ है वो बस अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11th हमने प्रूव कर लिया है। जब हमने राइट एंगल के बारे में पढ़ा ना, तभी इस चीज को मैंने प्रूव कर दिया था। फिर से आपको दिखा देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11th क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 11th में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11th में उसने बस इतना बोल दिया कि एक ट्रायंगल में, देखो उसने ये नहीं बोला राइट एंगल ट्रायंगल है, उसने सिंपली बोला एक ट्रायंगल में अगर इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, हाँ, शो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल का सम तीसरे के बराबर हो जाए तो प्रूव करो हमेशा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो शुरुआत में तुम चाहो तो ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा ना, आप इस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट लो ना तो इस तरीके से अटेम्प्ट लो। कैसे अटेम्प्ट लेना, एक ऐसा बनाना, ठीक है, ऐसे लिखना एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11th कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखोगे, अब इसको x बोल देना, इसको y बोल देना, इसको z बोल देना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर दो एंगल का सम तीसरे के बराबर होगा तो प्रूफ करो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में, याद करो, एक एंगल 90 डिग्री होता है और टोटल ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो बचा कितना, 90। तो ऑब्वियसली ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे ना। तो ये तो प्रूफ करना है कि दो एंगल का सम तीसरे के बराबर होगा। यही तो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, मान लिया मैंने एंगल ए को x डिग्री, एंगल बी को y डिग्री, एंगल सी को z डिग्री। मैंने मान लिया XYZ मान के बना रहा हूं। हर बार भाई एंगल ABCD करके भी नहीं बना, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे मान के भी बना सकते हो। तुमने ऐसा फिगर बना दिया। अब देखो लिखना कैसे है। सबसे पहले लिखोगे गिवन, क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC गिवन है। और क्या गिवन है, और लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू y डिग्री एंड एंगल Z इज इक्वल टू Z डिग्री, सॉरी एंगल C इज इक्वल टू Z डिग्री। ये मेरे को गिवन है। अब देखो बात क्या आती है, अब मेरे पास बात ये आती है कि इतना तो मेरे को पता है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, और क्वेश्चन ने देखो क्या दिया है कि क्वेश्चन ने बोल दिया दो एंगल का सम क्या है, तीसरे के बराबर है। तो मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि y प्लस z वो एंगल हैं जिनका सम किसके बराबर है, x के बराबर है। ये मैंने मान लिया। ये क्या है, गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये गिवन है, ये भी दिया हुआ है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मेरे को कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब देखो मेरे को पता नहीं है ए पे होगा कि बी पे होगा कि सी पे होगा, तो बस मैंने बोल दिया कि ट्रायंगल ABC मेरे को प्रूव करना है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगेन थ्योरम्स यूज्ड, जगह दे देना। लास्ट में सब करने के बाद जो भी थ्योरम या जो भी फॉर्मूला यूज किया उसको वहां पे लिख देना। मैं सीधे कहां पहुंच रहा हूं, प्रूफ पे। अब देखो प्रूफ क्या है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। क्या, सबसे पहले तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। देखो ये सारी चीजें मैं राइट एंगल जब बताया था वहां पे प्रूफ कर चुका हूं। ये समझ लो एक तरीके से आपका रिपीटिशन हो रहा है या रिवीजन हो रहा है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको क्या मान लेना, तुम 1 मान लेना। इस इक्वेशन को तुमने 1 मान लिया। अब 1 को यहां पे प्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो x के बदले तुमने क्या डाल दिया, y प्लस जेड। एक्स के बदले क्या डाल दिया, y प्लस जेड। जैसे ही तुमने x के बदले y प्लस जेड डाला तो कितना आ रहा है, देखो y प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। क्यों हो रहा है ये, फ्रॉम 1। हमने 1 का यूज करके यहां पे जैसे ही डाला तो ये हम देख रहे हैं। अब देखो y और z रिपीट हो रहे हैं, y प्लस वाई 2y, z प्लस जेड 2z, यानी 2y प्लस 2z। तो 2y प्लस 2z तो 2 हो गया कॉमन, y प्लस z किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। ये स्टेप समझ में आए कैसे हो गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। हड़बड़ाओ मत, नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से भाई अलग से ब्रेक करके लिख देता हूं।
मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, y प्लस वाई 2y हो गया, z प्लस जेड 2z हो गया, ये मिलके 180 हो गए। अब यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो y प्लस जेड कितना हो रहा है, 180 के बराबर हो रहा है। तो अब कोई पूछे y प्लस जेड बताओ तो क्या बताओगे, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री। क्या बताया तुमने, y प्लस जेड 90 डिग्री। तो y प्लस जेड कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। क्लियर है। लेकिन देखो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक एंगल को तुम बस 90 डिग्री दिखा दो, एक एंगल को तुम क्या करो 90 डिग्री दिखा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो y प्लस जेड अगर 90 तो यहां से क्या लिखोगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई प्लस जेड। 180 माइनस क्या हो जाएगा, y प्लस जेड, यहां पे लिख दो ऐसे। ये हम तो जानते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, तो क्या लिखोगे 180 माइनस 90 कितना आ गया 90 डिग्री। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, एक ट्रायंगल का एंगल क्या है 90 डिग्री है। यानी कि लिखोगे आप यहां से, उसके बाद क्या लिखोगे, ये लिखने के बाद आप लिखोगे यहां पे सिंस वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, आप पूरा लिखना TRIANGLE, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज क्या है भाई 90 डिग्री। we can say that it is a right angled triangle, it is a right angled triangle, ये हम बोल सकते हैं। समझ गए बात को। therefore अब डायग्राम बना के दिखाना, कहां पे राइट एंगल आ रहा है, x पे, यानी कि फिगर कैसा बनेगा, सभी देखना राइट एंगल कहां पे है, x पे है, तो फिगर कैसा बनेगा तुम्हारा, ऐसा फिगर बनेगा। यहां पे 90 डिग्री है, ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, ये हो गया 90 डिग्री, और B प्लस C मिलके 90 डिग्री। तो प्रूव हो गया मेरा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल का सम अगर तीसरे के बराबर है, इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, ध्यान हो, अभी इसी सवाल की बात कर रहा हूं। वहां से मैंने जब ये लिखा था कि मान लो x बराबर y प्लस जेड, तो मैंने x के बदले y प्लस जेड को डाला था। जब मैंने ये स्टेप लिखा, याद रखना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तो मैंने x के बदले y प्लस जेड डाला, तो थोड़ा सा लंबा हो गया। सीधे y प्लस जेड के बदले x डाल दो, सीधे y प्लस जेड के बदले x डाल दो, तो कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 180। ये ज्यादा अच्छा तरीका है, सीधे y प्लस जेड के बदले x डाल दो, ब्रैकेट में वही लिखोगे फ्रॉम 1, तो 2x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो गया 180/2 यानी कि 90 डिग्री। इतना लिखना ही नहीं पड़ा, यहीं पे प्रूव हो गया ये चीज कि एक एंगल 90 डिग्री आ गया। फिर से ये स्टेटमेंट लिखोगे कि सिंस वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 90 डिग्री, हम ये कह सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर, समझ गए प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज हम देख भी चुके हैं जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, कोई डाउट नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 डन। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट वाले दो क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, और ये दोनों क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है क्योंकि ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है। ये सारी चीजें भी हमने देखी है जब हम क्या पढ़ रहे थे, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको और कुछ अच्छी चीजें सिखाऊंगा इनइक्वालिटी से रिलेटेड। इज इक्वल टू वाले तो बहुत इक्वेशन तुमने सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बारे में देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, चलो समझते हैं एक बार। थोड़ा सा पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। देखो क्या है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं अपन। क्या है इनइक्वालिटी, देखो नाम ही क्या है इनइक्वालिटी, इनइक्वल, जो चीज इक्वल ना हो। तो वो मैथ्स जहां पे हम नॉन इक्वल वाली चीजों को सॉल्व करते हैं उसी को क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। पहले तो ये समझ लो। अब बात आती है इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। मैथ्स में जो चीज इक्वल नहीं है उसको कैसे बताएंगे। तो मैथ्स में अगर कोई चीज इक्वल नहीं है तो या तो ग्रेटर देन होगी या तो लेस देन होगी। मैथ्स में तीन ही साइन तो होती है, ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर। बराबर वो है नहीं, तो या तो वो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। यही क्या है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड हम चीजों को सॉल्व कैसे करते हैं हम ये सीखेंगे यहाँ पे। कि आपको दो इनइक्वालिटी दी है, जैसे मान लो तुमको अगर ये दिया रहता, ध्यान देना, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तुमको दूसरा दिया रहता a माइनस बी इज इक्वल टू 3। अब कोई पूछता कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो तुम क्या बोलते हैं, फटाक से दोनों को ऐड करते, बी भी कट जाता, सॉल्व कर देते।
तो अगर इनइक्वालिटी की चीज रहेगी तब कैसे सॉल्व होगा? मान लो मैंने बोल दिया ग्रेटर देन 5, ये ग्रेटर देन 3, अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो ध्यान देना, क्या क्या प्रॉपर्टी बता रहा हूं, आराम से ध्यान देना, समझते जाना, नोट करते जाना कॉपी में। सबसे पहली प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी की, देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी इसकी। ये इनइक्वालिटी है क्या? बस प्रॉपर्टीज ही है और कुछ नहीं। जैसे जैसे चीजें इक्वल टू के लिए होती थी ना, वैसे वैसे यहां पे इनइक्वालिटी के लिए भी होंगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। वो कैसे करना है वो हम समझेंगे। जो बेसिक चीजें हो रही है मैं समझा रहा हूं, ध्यान दो। मान लो तुम्हारे सामने ऐसे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, किसके? इनइक्वालिटी के। तो इनइक्वालिटी की पहली प्रॉपर्टी कहती है, क्या कहती है? कि किसी इनइक्वालिटी में किसी चीज को दोनों तरफ ऐड करने पे या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करने पे उस इनइक्वालिटी की साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझो। मैंने आपको बोला कोई इनइक्वालिटी दी है, बहुत सिंपल मैथ्स के नंबर्स लेके बता रहा हूं। 5 3 से बड़ा होता है ना, ये तो सब जानते हो ना कि 5 3 से बड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि किसी इनइक्वालिटी इक्वेशन में, ये एक इनइक्वालिटी इक्वेशन है, इस टाइप की होती है क्या? इनइक्वालिटी इक्वेशन है। तो किसी इनइक्वालिटी इक्वेशन में अगर एक ही चीज दोनों तरफ जोड़ दो, मान लो मैंने 2 जोड़ दिया, या दोनों तरफ घटा दो, या मान लो मैंने क्या किया, दोनों तरफ घटा दिया, मान लो 5 में 2 मैंने दोनों तरफ घटा दिया। तो किसी इनइक्वालिटी में अगर तुम एक ही नंबर या एक ही चीज दोनों तरफ जोड़ दो या दोनों तरफ घटा दो, तो उस इनइक्वालिटी की साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी तरीके से रह जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। समझ रहे हो बात को? किसी इनइक्वालिटी में तुम दोनों तरफ कोई चीज ऐड कर दो या दोनों तरफ कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो दोनों तरफ करना क्यों जरूरी है? दोनों तरफ करोगे, मैथ्स में इक्वेशन में हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, एक चीज दोनों साइड करोगे तो किसी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ कर रहे हैं। अब मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर एक इक्वेशन में आप किसी नंबर को या किसी वैल्यू को दोनों तरफ या तो जोड़ दो या तो दोनों तरफ घटा दो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ 2 जोड़ रहा हूं मान लो, या दोनों तरफ 2 घटा रहा हूं, तो उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी अगर ये ग्रेटर देन था ना, तो जोड़ने के बाद भी ग्रेटर देन रहना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखो पहले 5 ग्रेटर देन 3 था, अब मैंने इसमें दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, तो देखो 5 + 2 7, 3 + 2 5, क्या 7 5 से ज्यादा नहीं है? बिल्कुल है। अभी भी कोई साइन पे फर्क पड़ा? मुंह इस तरफ ही खुला था, ग्रेटर देन इस तरफ ही था, अभी भी ग्रेटर देन इस तरफ ही है। घटा के देखते हैं, घटा के देखा मैंने, 5 में से मैंने 2 घटाया 3 आया, 3 में से मैंने 2 घटाया 1 आया। 3 बड़ा है 1 से? बिल्कुल है। 3 बड़ा है ना भाई 1 से? बिल्कुल है। तो 3 इज ग्रेटर देन 1, तो कोई फर्क हुआ साइन पे? पहले भी मुंह इस तरफ खुला था, अभी भी मुंह इस तरफ ही खुला है। यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां से आपको क्या समझ में आई कि किसी इनइक्वालिटी में एक ही नंबर को दोनों तरफ ऐड अगर हम करें या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करें तो उस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखोगे? इफ वी ऐड और को मैं कैसे डैश से भी डिनोट कर सकता हूं, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर on both sides of inequality it remains unchanged। हर चीज को मैं आपको इसलिए बताता हूं ना कि अगर देखो पर्सनल नोट्स जो होते हैं ना वो सबसे बेस्ट होते हैं। अब आप मेरी बोली हुई बात को किस तरीके से समझ रहे हो उसको अपने तरीके से अगर अपने कॉपी पे लिखोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा? कि वो चीज आपको याद रहेगी। दोबारा जब आप रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आएगा, चाहिए तो मेरा ही लिखा हुआ है, मैंने ऐसे समझा था तो ऐसे लिख दिया। कोई जरूरी ये नहीं है कि जो मैंने लिख दिया उसी को कॉपी कर दो, तुम्हारी मर्जी है। तुम उसको हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो कॉपी पे, तुम्हारी मर्जी है। थोड़ा अलग तरीके से लिखना चाहो वो तुमने लिख दिया। बेसिक थीम यही है कि किसी चीज को इनइक्वालिटी के दोनों तरफ तुम जोड़ दो या दोनों तरफ घटा दो तो उस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर? ये हुई पहली चीज। क्या हुई? पहली चीज, पहली प्रॉपर्टी नोट कर लो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक इनइक्वालिटी में तुम दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या करोगे, इनइक्वालिटी में तुम दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वालिटी की साइन उल्टी हो जाती है, इनइक्वालिटी की साइन उल्टी हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना। मान लो मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि 3 बड़ा है 2 से, बिल्कुल बड़ा है। अब मैं आपको यह बोल रहा हूं कि अगर तुम दोनों तरफ माइनस साइन लगा दो, दोनों तरफ माइनस साइन लगा दो, या बोलने का और बेटर वे क्या रहेगा कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ माइनस साइन लगाने का मतलब ही क्या हुआ, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या होगा, ये -3 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा। अब बताओ मेरे को -3 बड़ा है या -2? -2 बड़ा है, क्योंकि क्या होता है नंबर लाइन में ये 0 होता है, ये -1 -2। नंबर लाइन पे जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो हम ऐसे बढ़ते हैं ना, तो कौन ज्यादा बड़ा हुआ, -2 बड़ा नहीं हुआ, -1 ज्यादा बड़ा हुआ। तो क्या हो रहा है, साइन उल्टा होने पे हमारा ग्रेटर देन लेस देन का साइन पलट जाता है। इसका क्या मतलब है, जैसे ही मैंने माइनस साइन लगाया तो मैंने क्या देखा, नॉर्मली कॉमन सेंस से -2 बड़ा है किससे, -3 से, तो बड़ा कौन हुआ, -2 बड़ा हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, साइन पहले 3 की तरफ था अब 2 की तरफ चला गया। यानी कि किसी इनइक्वालिटी को अगर तुम दोनों साइड माइनस लगा दो, या किसी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। इसको नोट कर लो। क्या हो गई दूसरी प्रॉपर्टी, कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। कब चेंज हो जाती है भाई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस व्हेन वी मल्टीप्लाई -1 both sides, when we multiply -1 both sides। इक्वलिटी की साइन क्या हो जाती है, बदल जाती है। कब, हम जब दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी को नॉर्मल तरीके में क्या बोलते हैं भाई, दोनों तरफ मैंने माइनस लगा दिया, वैसे लिख लो साइड में कॉपी में, याद रहेगा। इतना समझ गए, 2 प्रॉपर्टी मेरे को समझ में आ गई। और प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या है। और प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है कि अगर मान लो एक इनइक्वालिटी दी है 3, बड़ी है किससे, 2 से। अब मैं क्या करूं, मैं दोनों तरफ 5 का गुना कर दूं। ध्यान देना, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, 5 का गुना कर रहा हूं। देखो क्या हो रहा है, 5 दिया, यहां 15 हो गया, यहां 5 2 10 हो गया। अभी भी 15 बड़ा है 10 से, अभी भी 15 बड़ा है 10 से। मान लो यही 5 2 पे मैं क्या करता, इसी 5 और 2 पे मैं क्या करता, किससे, मान लो 2 से भागा दे देता। तो मैंने 2 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो क्या हो रहा है, 5/2 2.5, 2/2 क्या हो गया 1। तो क्या 2.5 1 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां से क्या सीखने को मिल रहा है, यहां से आपको यह सीखने को मिल रहा है कि किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस क्या ध्यान रखना, वो -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमने देख लिया कि -1 मल्टीप्लाई करने पे उसका साइन बदल जाता है। आ रही है बात समझ में। तो क्या लिखोगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई / डिवाइड, या तो हम मल्टीप्लाई करें या हम डिवाइड करें। व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एन इनइक्वालिटी बाई अ पॉजिटिव नंबर, ये बोलना बहुत जरूरी है, बाई अ पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स द साइन रिमेन्स सेम। साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी के। कब, जब हम एक ही नंबर को दोनों साइड या तो मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें। बस क्या ध्यान रखना है, वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्या ध्यान रखना है, वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है बोलना, ये बोलना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे देखो तुम अगर नेगेटिव नंबर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा। देखो 5 और 3 ही लेते हैं, 5 3 से बड़ा है। मान लो -2 से तुम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी -2 इधर भी -2, कितना हो गया 5 2 10 माइनस साइन के साथ। इधर क्या हो गया -6। अब देखो यहां पे क्या देख पा रहे हो, यहां पे तुम ये देख पा रहे हो कि -6 बड़ा है या -10 बड़ा है,
-10 अब बड़ा नहीं है, -6 बड़ा है, तो साइन क्या हो गया, उल्टा हो गया। साइन क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्लियर। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो, यहां से आप ये देख पा रहे हो कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाती है, पलट जाती है। क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो क्या समझ में आ रहा है यहां से आपको यहां से ये समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से या -1 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ या मल्टीप्लाई कर दें तो उसका साइन उल्टा हो जाता है। इसको भी लिख लेना कि साइन चेंजेस व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स और डिवाइड इट बाय अ नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स। समझ गए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गई, एक और हमारी प्रॉपर्टी हो गई। तो हमने क्या देख लिया, एक इनइक्वालिटी के दोनों साइड ऐड करना सीख लिया, सबट्रैक्ट करना सीख लिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना सीख लिया, दोनों तरफ डिवाइड करना सीख लिया, और एक कुछ बेसिक चीजें हैं। ये मेन प्रॉपर्टी आपकी थी। अब कुछ बेसिक चीजें हैं। देखो बेसिक चीजें क्या है, अगर मैंने आपको बोला ए बी से बड़ा है, ध्यान देना सभी, बी सी से बड़ा है। मैंने क्या बोला, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता ए सी से बड़ा है? भाई मैंने आपको बोला 5 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 1 से, तो क्या 5 1 से नहीं बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो ये इनइक्वालिटी में ये वाला रिलेशन कभी कभी कंफ्यूज करता है। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि अगर एक चीज दूसरे से बड़ी है, दूसरी चीज तीसरे से बड़ी है, तो पहली चीज हमेशा तीसरे से बड़ी होनी ही होनी है। क्लियर। ये एक और प्रॉपर्टी हो गई आपकी। कैसी? दो चीजें एक साथ हमने कंबाइन करके लिख दी। समझ गए बात को? हाँ, अगर ये ऐसा रहता, देखो कैसा रहता, ये आपको बोल देता ए बी से बड़ा है, लेकिन बोल देता कि बी छोटा है सी से, तो यहां से क्या दिख रहा है, बी से बड़ा ए बी है। देखो ऊपर जा रहे हैं, मान लो हम बढ़ रहे हैं, बी से बड़ा ए बी है, बी से बड़ा सी भी है, बी से बड़ा ए बी है, बी से बड़ा सी भी है। तो अगर दोनों ही बड़े हैं तो हम ये नहीं बता सकते, क्या नहीं बता सकते, कि ए और सी में कौन बड़ा है। आ रही मेरी बात समझ में? बी से सी भी बड़ा है, बी से ए भी बड़ा है। हम इतना बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, दोनों बी से बड़े हैं, लेकिन ए और सी में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको डाटा नहीं दिया है कि कौन बड़ा है। अब हम डिसाइड नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? क्लियर। एकदम बेसिक चीजें थी इनइक्वालिटी की। इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे, और वहां से फिर आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनइक्वालिटी। यहां तो यूज होगा ही, हायर क्लासेस में भी यूज होगा, और ओलंपियाड के क्वेश्चन भी इससे बनेंगे। और साथ में जब हम इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे या इस टाइप का कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर देखेंगे, वहां भी यूज होगा। ठीक है। कल हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे, तो इनइक्वालिटी की मैंने कल आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी। मैंने सबसे पहले बताया था, एक इनइक्वालिटी में किसी नंबर को जोड़ दो या घटा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने क्या बताया, किसी इनइक्वालिटी में किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, बस वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर भी उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा क्या बताया मैंने, किसी इनइक्वालिटी में तुम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, तो साइन पे फर्क पड़ जाएगा। अब साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और क्या हमने पढ़ा था, और लास्ट पे हम एक छोटा सा पार्ट देख रहे थे। हम ये देख रहे थे कि अगर एक इनइक्वालिटी दूसरे से बड़ी है, दूसरी तीसरे से बड़ी है, तो मैं सीधे कह सकता हूं पहली तीसरे से बड़ी होनी ही चाहिए। बात समझो मेरी। मान लो पहला बंदा 6 फीट का है, दूसरा बंदा 5 फीट का है, तीसरा बंदा 3 फीट का है, तो ऑब्वियसली 6 फीट वाला बंदा 5 फीट वाले बंदे से ज्यादा लंबा है, 5 फीट वाला बंदा 3 फीट वाले बंदे से ज्यादा लंबा है। तो मैं सीधे ये भी तो कह सकता हूं ना कि 6 फीट का बंदा 3 फीट वाले बंदे से ज्यादा लंबा है। यही क्या इनइक्वालिटी है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि सवाल आपको इनकी हाइट ना बताए, ठीक है, सवाल आपको इनकी हाइट ना बताए, बस इतना बोल दे कि ये ए है कुछ, ये बी है। ए क्या है, 5 से बड़ा है। ए आपको क्या बोल दे, 5 से बड़ा है, और बोल दे 5 जो है वो छोटा है किससे, बी से। तो 5 छोटा है बी से, मतलब क्या है बोलने का, बी बड़ा है 5 से। दोनों का एक ही तो मतलब है। तो देखो ए भी 5 से बड़ा है, बी भी 5 से बड़ा है, तो इससे मेरे को ए और बी के बारे में कुछ पता लग रहा है क्या? कुछ भी पता नहीं लग रहा। ए और बी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। बस मैं इतना बता सकता हूं कि ए भी 5 से बड़ा है, बी भी 5 फीट से बड़ा है, लेकिन ए और बी में आपस में क्या फर्क है ये मैं जब तक नहीं बता पाऊंगा तब तक मेरे ए और बी की वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो जब साइन उल्टे हो जाते हैं ना, तो हम कंपेयर करना इतना आसान नहीं रहता। ये समझ गए बात को?
यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लास्ट क्लास हमने इसी पॉइंट के अराउंड एंड करी थी। ये हो गई पहली चीज। अब देखो, अब बात क्या आती है, अब बात यह आती है कि एक और छोटी सी चीज है, वो जान लो तो फायदा होगा। क्या कि अगर आपको दो इनइक्वालिटी दी है, ध्यान देना, दो इनइक्वालिटी दी है, मान लो a प्लस बी ग्रेटर देन सी, a माइनस बी ग्रेटर देन डी, आपको ऐसा कुछ दिया है। तो देखो जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, इनइक्वालिटी भी सॉल्व होती है। कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, समझो मेरी बात को, कि अगर आपको दो इनइक्वालिटी दी है और आपको उन दोनों इनइक्वालिटी को क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे इसको सी डी से ज्यादा अच्छा है मैं बोल दूं ये 2 ये 3, ठीक है, ए और बी 2 से बड़ा है, ए माइनस बी 3 से बड़ा है। तो बताओ, तुमसे देखो सवाल क्या पूछेगा, बताओ ए के बारे में बताओ, बी के बारे में बताओ। अब देखो यहां इज इक्वल टू तो है नहीं कि फटाफट सॉल्व किया निकाल लिया, तो यहां बनाने का तरीका अलग होता है। अब तरीका क्या होता है और कैसे अप्रोच लेते हैं, इस पे ध्यान देना। देखो यहां ध्यान से, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 5 बड़ा है 3 से, सही बात है। मैं आपको बोल रहा हूं 8 बड़ा है मान लो 6 से, ये भी सही बात है। 5 3 से बड़ा है, 8 6 से बड़ा है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो देखो क्या हो रहा है, 8 प्लस 5 13 इस तरफ, 6 प्लस 3 9 इस तरफ, यानी कि 13 बड़ा है 9 से, ये भी सही बात है। 13 क्या है भाई, 9 से बड़ा ही है ना। यानी कि अगर दो इनइक्वालिटी मेरे को दी हो जिनके साइन सेम हो, जिनके साइन सेम हो, जैसे यहां पे दोनों ही बड़े हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो साइन में कोई फर्क नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आपको दो इनइक्वालिटी दी है और मैं दोनों इनइक्वालिटी को जोड़ दूं, दोनों इनइक्वालिटी को जोड़ दूं, तो इस तरफ जोड़ के लिख दो जो आ रहा है, उस तरफ लिख दो जो आ रहा है, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साइन वैसे का वैसा रह जाएगा। इतना समझ गए। लेकिन क्या अगर मैं घटा दूं, क्या करूं, घटा दूं। समझना एग्जांपल को, मान लो 5 बड़ा है 3 से और मैं लिख रहा हूं 6 बड़ा है 4 से। अब देखो दोनों को घटाते हैं तो क्या हो रहा है, 5 में से 6 गया, 6 में से 5 नहीं घटा रहा हूं, 5 में 6 घटा रहा हूं, -1 आएगा इधर। उस तरफ भी कितना आ रहा है, कुछ और नंबर ले लो यार, 5 ले लो, इसको ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इधर कितना आया, -1 आया। उस तरफ कितना आ रहा है, देखो 3 में से 5 -2 आया। सेम साइन अगर मैं रख रहा हूं तो ठीक है, यहां पे तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि सेटिस्फाई होगा। क्या, कोई गारंटी नहीं है कि सेटिस्फाई होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखो मैं और एग्जांपल से सिखाता हूं। यहां पे तो चलो ठीक है, ये साइन ऐसे का ऐसा रह गया। मान लो मैं कुछ इस तरह का लेता हूं, ध्यान देना। इसको मैं क्या करूं कि इसको मैं अब कर दूं 12। अब देखो, अब करके देखो क्या हो रहा है, 12 में से 6 घटा 6 आया, 3 में से 5 घटा कितना आया, 3 में से 5 -2 आया, अभी भी बड़ा है, चलो ठीक है। कुछ और करके मैं क्या करूं, नीचे वाले का गैप मैं बढ़ा देता हूं, नीचे कर देता हूं 12, यहां कर देता हूं 2 और यहां कर देता हूं 4, ठीक है। अब देखना थोड़ा, 4 में से 12 घटाओगे -8 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। सेम साइन हो रहा है क्या, सेम साइन हुआ। -8 बड़ा है 1 से, जिंदगी में नहीं होगा कभी भी बड़ा। इसका क्या मतलब है, अगर मैं दो इनइक्वालिटी को क्या करूं, सबट्रैक्ट करता हूं, अगर मैं दो इनइक्वालिटी को सबट्रैक्ट करता हूं तो मैं ये नहीं बता सकता, क्या नहीं बता सकता कि वो बड़ा होगा या छोटा होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करेगा या फिर कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। इसलिए हम इस तरफ नहीं जाते हैं। हम क्या कोशिश करते हैं, जहां दो इनइक्वालिटी मुझे दी होती है मैं वहां पे यही कोशिश करता हूं, मैं उसको बस जोड़ूं, घटाने की बात नहीं करता, मैं घटाने की बात कभी भी नहीं करता। इस चीज को ध्यान रखना। सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे यूज होती है। सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, सारी यूज होती है, इसको भी ध्यान में रखना। समझ गए मेरी बात को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे जैसे इसी इक्वेशन को मैं तुमको बोलूं कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके बताओ, तो कैसे बताओगे। देखो यहां पे, यहां बोल रहा है a प्लस बी 2 से बड़ा है, यहां बोल रहा है a माइनस बी 3 से बड़ा है। समझ में आ गई बात। अब आपसे पूछ रहा है कि a के बारे में बताओ, b के बारे में बताओ। तो देखो यहां पे तुरंत इक्वेशन देखो तो दिमाग में कुछ दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं ना तो b कट जाएंगे। b क्या हो रहा है, कट रहे हैं। अकेला a आ जाएगा, तो अकेला a आ जाएगा तो मेरे को a के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता लगेगा। कर दो भाई, दोनों को जोड़ दो। तो देखो दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ये a और a मिलके 2a बन गए, b और b खत्म, कैंसिल हो गए।
अब मैंने क्या समझाया था, अगर दो इनइक्वालिटी का सेम साइन है, इस चीज का याद रखना, सेम साइन है तभी जोड़ने घटाने, जब तभी जोड़ने की बात करना। अगर ये सेम साइन नहीं होता तो अभी जोड़ने की हम बात नहीं करेंगे। जोड़ने की बात कब होगी, जब सेम साइन है। तो अगर सेम साइन है तो क्या करोगे, वही साइन रह जाएगा, उस तरफ जोड़ दो 5, तो 2a किससे बड़ा है, 5 है, यानी कि a किससे बड़ा है, 5/2 से, यानी कि a किससे बड़ा है, 2.5 से। तो मेरे को a के बारे में यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकली कि a कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा नंबर होगा लेकिन जो हमेशा 2.5 से बड़ा होगा। अगर मैं इस चीज को नंबर लाइन पे बनाऊं तो थोड़ा सा समझना, 0 1 2, मान लो 2.5 यहां कहीं है, तो जो a होगा ना वो 2.5 तो नहीं होगा, देखो ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, तो 2.5 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से अब यहां से b निकालो, देखो a के बारे में तुमको पता लग गया, b के बारे में बताओ, तो b के बारे में कैसे बताओगे, यहां से देखो चेक करते हैं। देखो b क्या होगा, a आपका बड़ा है 2.5 से, a किससे बड़ा है, 2.5 से, क्लियर। अब देखो, अब मैं क्या करूं यहां पे, अब मैं ये कर रहा हूं कि मैं यहां पे क्या करता हूं, दोनों तरफ देखो a प्लस बी किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो b किससे बड़ा हो जाएगा, 2 - a से बड़ा हो जाएगा। b किससे बड़ा हो जाएगा, 2 - a से बड़ा हो जाएगा। अब देखो a किससे बड़ा आ रहा है, 2.5 से बड़ा आ रहा है, a की वैल्यू हमेशा 2.5 से ज्यादा होगी, तो a कुछ भी रखो यहां पे, a कुछ भी रखो 2.5 से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, यानी कि क्या बोलोगे, b हमेशा क्या होगा, 2 - 2.5, क्योंकि a क्या होगा, देखो अब देख यहां ध्यान देना, थोड़ा सा समझो मेरी बात को, यहां पे इनइक्वालिटी इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता, a 2.5 से बड़ा होगा। अब देखो a को 2.5 रखोगे तो कितना आ रहा है, b कितना आ रहा है, देखो a को 2.5 रखोगे तो b कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है, -0.5। a 2.5 से बड़ा 3 रख के देखो, 3 रखा तुमने तो 2 - 3 -1, b कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर 4 रखा तो कितना आ रहा है, 2 - 4 -2 आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है ना, b हमेशा उससे बड़ा होगा, यानी b क्या हो रहा है, -0.5 से भी बड़ा हो रहा है, b -1 से भी बड़ा हो रहा है, b -2 से भी बड़ा हो रहा है, तो मैं b के बारे में बता नहीं पाऊंगा, यहां से मैं b के बारे में यहां से बता नहीं सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं, यहां कोई भी नंबर आ रहा है, a में बदल रहा हूं तो b की लिमिट बदल जा रही है। b का भी यहां दिख रहा है -0.5 से बड़ा है, यहां दिख रहा है -1 से बड़ा है, यहां दिख रहा है -2 से बड़ा है। तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान में मत रखो, इतने से आपका काम हो जाएगा, इतने से क्या होगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को बस आपको ध्यान में रखना है। अब इसी को अप्लाई करते हैं हम अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को बनाने के लिए, जो कि इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है, क्वेश्चन पढ़ना, इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू, ठीक है। अगर ट्रायंगल का हर एंगल बाकी 2 एंगल से क्या हो, अगर ट्रायंगल का हर एंगल बाकी 2 एंगल के जोड़ने से भी कम आ रहा हो, पहले ट्रायंगल बनाते हैं अपन, ज्यादा अच्छे से समझोगे। देखो पहले ट्रायंगल बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन। अगर इनइक्वालिटी नहीं समझ में आ रही है ना, 1-2 बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। एकदम आराम से ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं, चीजें अपने आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। उसके बाद भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब देखो एक ट्रायंगल आपको एबीसी दिया है, ठीक है। मान लो एंगल ए को मैं x डिग्री बोल रहा हूं, एंगल बी को y डिग्री बोल रहा हूं और एंगल सी को z डिग्री बोल रहा हूं। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अगर ट्रायंगल का एक एंगल क्या है, देखो यहां सॉरी, इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू, देखो एंगल क्या क्या है, एक्स वाई और जेड है। कह रहा है एंगल, एक ट्रायंगल का हर एंगल, एक ट्रायंगल का हर एंगल बाकी दोनों के जोड़ से हमेशा कम है, एक ट्रायंगल का हर एंगल बाकी 2 जोड़ से हमेशा कम है, तो मेरे को बताओ कि वो ट्रायंगल हमेशा एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, वो ट्रायंगल हमेशा एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ध्यान देना, एक एंगल हमेरा हमेशा क्या हो, कम हो, किससे कम हो, बाकी 2 एंगल के जोड़ से। तो अगर ये एक एंगल के लिए सही है तो बाकी के लिए भी सही होगा। उसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, मेरा दूसरा एंगल कम हो, किससे कम हो, बाकी दोनों के सम से, इसको मैं सेकंड बोल दूं। इसी तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा तीसरा एंगल हो, क्या हो, हमेशा कम होगा, किससे, बाकी 2 के जोड़ से। क्लियर। अब देखो पहली चीज तो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है
कि x भी 0 डिग्री से बड़ा होगा, y भी 0 डिग्री से बड़ा होगा, z भी 0 से डिग्री से बड़ा होगा। ट्रायंगल बनने के लिए पहली कंडीशन ये तो फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 डिग्री हो जाएंगे तो हम ट्रायंगल की बात ही नहीं कर सकते। तो ये तो हम जानते हैं, ये क्या है, हम जानते हैं कि x को 0 डिग्री से बड़ा होना पड़ेगा, y को भी 0 डिग्री से बड़ा होना पड़ेगा, z को भी 0 डिग्री से बड़ा होना पड़ेगा। ये सारा हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि एंगल कभी भी 0 डिग्री नहीं हो सकता। हमेशा ट्रायंगल का एंगल को 0 डिग्री से, भले 0.00001 डिग्री हो, लेकिन उसको 0 डिग्री से बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो दोनों लाइन एक ही पे समा जाएंगे। तो अगर थर्ड लाइन से कट करोगे, दिख रहा है क्या ट्रायंगल बनता हुआ? कभी नहीं ट्रायंगल बनेगा, कुछ ना कुछ दोनों के बीच में एंगल बनेगा, तभी तो थर्ड लाइन कट करके निकलेगा तो आपको एक ट्रायंगल बनता दिखेगा। इतना समझ रहे हो? अब आगे देखो। अब ये तुमने जो क्वेश्चन ने बोला ना, उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि तुमने इनइक्वालिटी अभी पढ़ ली है, उस इनइक्वालिटी की मदद से तुमने ये कर लिया। अब देखो आगे। अब देखो पहली दो इक्वेशन को भूल जाओ, ठीक है, इसको अभी हम भूल जाते हैं, अभी इनके बारे में नहीं सोचते, अभी बस पहली को देखो, ध्यान से समझना। आपको क्या मिला कि x क्या है, हमेशा छोटा है किससे? y प्लस जेड से। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी बताई थी? कि एक इनइक्वालिटी में दोनों साइड कुछ भी ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, उस इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बताया था मैंने। अब सवाल आता है कि सर आपने ये वाली प्रॉपर्टी ही क्यों यूज करना चाह रहे हो? ध्यान देना, तुमको प्रूफ क्या करना है? इस कंडीशन में ट्रायंगल हमेशा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है? जिसमें हर एंगल 0 डिग्री से तो ज्यादा हो, 0 डिग्री से ज्यादा हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें हर एंगल 0 से ज्यादा हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। तो अगर तुमने यहां तो ये प्रूफ कर दिया कि हर एंगल 0 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि 0 डिग्री से ज्यादा होगा तभी मेरा क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। लेकिन 90 डिग्री से कम हो कैसे प्रूफ करें? आपको क्या प्रूफ करना है? बेसिकली ध्यान देना, तुमको यही तो प्रूफ करना है कि x 90 डिग्री से कम हो, y भी 90 डिग्री से कम हो, z भी 90 डिग्री से कम हो। यही तुमको क्या करना है? प्रूफ करना है। कैसे हम प्रूफ करेंगे? देखो, अब देखो 90 आ रहा है, 90 दिख रहा है ना, 180 का मल्टीपल ही 90 है, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो 180, यानी कि अगर किसी तरीके से मैं यहां पे 180 को यूज कर लूं, किसी तरीके से मैं यहां पे 180 को यूज कर लूं, मेरा काम हो सकता है। ऐसे सोचना है कि मेरे को उसको 90 किसी तरह से 90 लाना है यहां पे। अब मैं 90 कैसे ला सकता हूं? अगर मैं किसी तरह से 180 ले आऊं ना, तो मेरा 90 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इस चीज को मैं कैसे यहां पे यूज करूं? तो तुरंत तुमको दिमाग में बिजली सी चमकनी चाहिए। क्या? कि यहां पे y और z दोनों हैं। अगर एक x भी होता, तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। y की कमी है ना, y ले आओ। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? किसी चीज को दोनों तरफ अगर जोड़ो इनइक्वालिटी में, तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमी किसकी थी? x की। दोनों तरफ x जोड़ दो, दोनों तरफ x क्या किया मैंने? जोड़ दिया। यहां कितना हो गया? x प्लस एक्स, 2x हो गया। यहां कितना हो गया? x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। साइन पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आगे देखो, 2x किससे छोटा है? x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 2x किससे छोटा है? 180 डिग्री से। तो 2 को उस तरफ भेजोगे, जिस तरीके से इज इक्वल टू में, जो जो चीजें होती है ना, वही यहां होती है। इसका क्या मतलब है? कोई नंबर इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, इस तरफ माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा, इस तरफ डिवाइड में उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। जो जो चीज वहां इज इक्वल टू में होती थी, वही ग्रेटर देन लेस देन में होगी। अब बस देखो, यहां पे मेरे को x के बारे में जानकारी चाहिए, 2x के बारे में तो नहीं चाहिए ना। तो क्या लिखोगे? यहां से आप तुरंत लिखोगे कि 2x क्या है? 2x 180 से छोटा है, तो मैं 2 को उस तरफ भेज दूंगा तो कहां जाएगा? डिवाइड में। तो क्या लिखोगे? x छोटा है किससे? 180/2 से। किससे? 180/2 से। तो यानी कि x किससे छोटा आ गया? 90 डिग्री से छोटा आ गया। तो एक एंगल क्या प्रूव हो गया? एक्यूट है। इसके बाद क्या स्टेटमेंट लिखते हैं? देयरफॉर वी कैन से दैट x इज ए एक्यूट एंगल।
अब ये एक के लिए हुआ है, एक्स के लिए, यही करोगे किसके लिए, वाई के लिए भी, जेड के लिए भी। अगेन कैसे करोगे, यहां देख रहे हो एक्स और जेड है, वाई की कमी है, दोनों तरफ वाई लेकर आए, क्या प्रूव हो जाएगा, वाई 90 से छोटा है। यहां देखो एक्स है, वाई है, जेड की कमी है, जेड लेकर आए, दोनों तरफ जेड लेकर आए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 के बराबर हो गया, तो क्या प्रूव हो गया, जेड 90 से छोटा है, आपका प्रूव हो गया। क्या तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं लेकिन 0 डिग्री से बड़े हैं, इसका मतलब वो क्या होंगे, हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। क्या होंगे, हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। समझ गए बात को, क्लियर। थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, एक दो बार लेक्चर देखोगे आराम से समझ कर, पहले ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, उसको यहां उतारना, उसको प्रोसेस करना दिमाग में कि सर ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया, उस पर सोचना कि मैंने कैसे कैसे एग्जाम्पल से इस चीज को समझाया, अब उसको अप्लाई कैसे करना है, तो सर ने कैसे अप्लाई किया ये सोचना, कॉपी पे एक दो बार बनाना, समझ में आ जाएगा, पक्के से समझ में आ। उसके बाद भी नहीं आए प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर, समझ गए। तो प्रूफ कैसे करना है ये समझ में आया। अब एक बार लिख के देखते हैं प्रूफ करते हुए। देखो यहां पे क्या लिखेंगे, देखो ट्रायंगल अब तुम्हारे सामने मैंने बना दिया, ट्रायंगल आपके सामने क्या किया मैंने, ड्रॉ कर दिया है। ट्रायंगल ऐसे ही बनाना, एक्स वाई जेड ही मानना, एंगल बी ए सी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है फिजूल की, इसलिए एक्स मान के ही बनाओ। इसको एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया, इसको जेड बोल दिया। क्लियर है। अब देखो तुमने सबसे पहले ट्रायंगल बनाया, तुमको गिवन क्या है, तुमको क्या गिवन है, यहां ध्यान देना। गिवन आपको गिवन ये है, क्या गिवन है कि x छोटा होगा y प्लस जेड से, y छोटा होगा x प्लस जेड से, z छोटा होगा x प्लस वाई से। ये क्वेश्चन ने दे दिया, क्या दिया है देखो, इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू। बस इसको तुमने कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन में, इसको तुम 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो और इसको 3 बोल दो। इतना क्लियर हो गया। आगे देखो, अब देखो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव x 90 डिग्री से छोटा हो, y 90 डिग्री से छोटा हो, z 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे ही तुम ये प्रूफ कर दोगे तो क्या प्रूफ हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर। प्रूफ देखो कैसे होगा, लिखोगे प्रूफ, तो कैसे लिखोगे स्टेटमेंट इसका, तो देखो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप इसका, आप पहले लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे कि वी नो दैट ईच एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, ईच एंगल must be greater than 0 डिग्री। क्यों हम ये लिख रहे हैं, हर एंगल 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हम जानते हैं, ये हम क्यों जानते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बनने की ही कंडीशन यही है कि हर एंगल कम से कम 0 डिग्री से ज्यादा हो, नहीं तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। वी नो दैट ईच एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री टू फॉर्म अ ये स्टेटमेंट जैसे ही तुमने लिखा उसके बाद तुम फटाक से क्या लिखोगे, देयरफॉर x भी ग्रेटर देन 0 डिग्री, y भी ग्रेटर देन 0 डिग्री, z भी ग्रेटर देन 0 डिग्री। इतना लिख दिया आपने, इतना समझ गए। अब देखो ये चीजें हो गई, अब बात आती है कि सर ठीक है इतना हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस चीज को अप्लाई कैसे करूं। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे टेकिंग इक्वेशन 1। देखो यहां ध्यान देना, लिख रहा हूं मैं वापिस से, टेकिंग इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था भाई, x छोटा है मेरा किससे, y प्लस जेड से। x छोटा है मेरा किससे, y प्लस जेड से, तो y प्लस जेड से क्या है, x मेरा छोटा है। क्लियर। अब मैं क्या करूं, इसमें एडिंग क्यों कर रहे हैं समझ में आ गया, बस मैं उसको लिखने का तरीका समझा रहा हूं, समझा मैंने अच्छे से दिया है। एडिंग क्या, x बोथ साइड्स, एडिंग x बोथ साइड्स। तो अगर मैं x डिग्री लिख दो ज्यादा सही रहेगा, x डिग्री किससे बड़ा है, y डिग्री और z डिग्री से। तो एडिंग x डिग्री बोथ साइड्स, क्या मिल रहा है मेरे को, दोनों साइड ऐड करने पे ये मेरे को मिल रहा है x डिग्री प्लस x डिग्री इज लेस देन x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री। उसके बाद क्या लिखोगे, x प्लस x कितना हो गया, 2x डिग्री, किससे छोटा है। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों, हमने ये बताया था, क्या बताया था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से अगेन अब क्या लिखोगे, x डिग्री किससे छोटा होगा, 180/2 से, किससे, 180/2 से। तो यहां क्या निकल के आ गया, x लेस देन 90 डिग्री। सबसे पहला प्रूव हो गया क्या, x लेस देन 90 डिग्री, पहला प्रूव्ड। इसको क्या बोल देना, आप इसको बोल देना 4।
1 2 3 हो गया था, इसको बोल देना 4। इसी तरीके से क्या लिखोगे, टेकिंग इक्वेशन 2 लिखोगे। इक्वेशन 2 मेरी क्या थी, इक्वेशन 2 मेरी थी y इज लेस देन x प्लस z। इसमें क्या करोगे, दोनों तरफ y क्या करोगे, एडिंग y बोथ साइड्स, क्योंकि यहां y की कमी है 180 बनाने के लिए। यही राम कहानी, वापिस ऐसा लिखा, उसको 5 बोला, वैसे ही फिर किया, उसको 6 बोला। फिर लास्ट में क्या लिखोगे, फ्रॉम, फ्रॉम क्या लिखोगे, फ्रॉम 4 5 एंड 6 वी गेट दैट each angle of the triangle is less than 90 degree, therefore each angle of a triangle is acute, hence we can say that the triangle so obtained must be a acute angled triangle। समझ गया तरीका, कोई डाउट किसी को यहां पे नहीं होना चाहिए। क्लियर, क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहां पे नहीं होना चाहिए। ये क्या है, आपका सबसे सही प्रूफ है, क्या है, सबसे सही तरीका है प्रूव करने का। क्लियर। अब देखो यहां पे है ना, हम LHS इज इक्वल टू RHS लेके नहीं बना सकते, क्या है ना, ग्रेटर देन लेस देन में LHS इज इक्वल टू RHS काम नहीं करता है, क्योंकि इज इक्वल टू आ जाता है ना, तो इज इक्वल टू के कारण चीजें खराब हो जाती हैं, तो इसी वजह से ये हम कर नहीं सकते, इसी वजह से इसको हम अवॉइड करते हैं। आ रही बात समझ में। तो इसको, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 12 काफी शानदार क्वेश्चन था, इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने सीखी और उसको अप्लाई करना देखा। तो क्वेश्चन नंबर 12 समझ गए, तो यहां से एक रिजल्ट भी तुमको पता लगा, वन लाइनर। क्या रिजल्ट पता लगा, कि अगर एक ट्रायंगल में हर एंगल बाकी दो के सम से छोटा हो तो वो ट्रायंगल हमेशा क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अब इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ द अदर टू। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अगर ट्रायंगल, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सिर्फ एक एंगल की बात किया है, यहां पे क्या ईच की बात किया था, यहां पे सिर्फ एक की बात किया है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू, शो दैट द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए मैंने क्या बताया था, अगर किसी एक एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल तुमने प्रूव कर दिया तो वो हमेशा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। तो किसी एक एंगल को ऑब्ट्यूज क्या करोगे तुम, प्रूव करोगे। कैसे प्रूव करोगे, अगेन क्वेश्चन ने क्या दिया, ध्यान देना, फिगर तुम ऐसे ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने तुमको क्या दिया, क्वेश्चन ने तुमको दिया कि अगर सिर्फ एक एंगल बाकी दो के सम से ज्यादा हो, तो देखो एक एंगल मान लिया मैंने, वो एंगल एक्स है, एक्स क्या दिया है उसने, बाकी दो के सम से ज्यादा हो, तो प्रूव करो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। वही मेथड अप्लाई करेंगे, क्या 180 डिग्री वाला। अब देखो यहां पे y प्लस जेड है, किसकी कमी है, x की कमी है, किसकी कमी है, x की कमी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, x को जबरदस्ती लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ x को ऐड कर दूंगा। मैंने दोनों तरफ क्या किया, x को ऐड कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, x प्लस एक्स क्या बन गया, 2x बन गया, ग्रेटर देन। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है, ट्रायंगल के ये तीनों एंगल्स है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू क्या बताओगे, 180 बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। तो x कितना आ गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या दिख रहा है आपको, x कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। यही तो कंडीशन है किसकी, ऑब्ट्यूज एंगल मेरे को प्रूव करने की। अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है। समझ गए बात को, क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो हमने एक एंगल क्या प्रूव कर दिया, 90 से ज्यादा। लिखने का एग्जैक्टली वही वे रहेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में था, लिखने के वे में कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही गिवन, वैसे ही टू प्रूफ, वैसे ही थ्योरम्स यूज्ड, वैसे ही प्रूफ। इतना लिख दिया तुमने, आपका क्वेश्चन नंबर 13 डन। तो क्या हो गया, यहां पे हमारे जो इनइक्वालिटी पे बेस्ड दो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स थे उसे हमने क्या कर लिया, यहां पे इजीली सॉल्व कर लिया। हम बेसिकली क्या आर एस कॉल सर की एक्सरसाइज 8 सॉल्व कर रहे हैं। अब हम कहां पे पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब यहां से सारे फिगर वाले क्वेश्चन ठीक है स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको एक चीज बता दी थी बहुत अच्छे से, कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये बहुत ज्यादा यूज होगा आपके जो भी फिगर या डायग्राम वाले प्रॉब्लम्स होंगे ना, इसमें ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, अब आपको मैं उसका यूज दिखाता हूं। देखो अभी क्वेश्चन क्या लिखा है भूल जाओ, 14 नंबर क्वेश्चन हुआ है, फिगर देख के दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्वेश्चन ने क्या दे दिया है, क्वेश्चन ने दे दिया कि ट्रायंगल की साइड BC को मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे की ओर, मान लो D की ओर कर दिया एक्सटेंड, ठीक है।
तो ट्रायंगल की साइड बीसी को मैंने क्या किया, डी तक एक्सटेंड कर दिया, सच दैट ये एंगल 128 डिग्री क्वेश्चन ने दे दिया, ये एंगल 43 डिग्री ये भी क्वेश्चन ने क्या किया है, दे दिया है। तो मेरे को बताओ जो रेड से मैंने एंगल मार्क किया है वो एंगल क्या होंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल मेरे को निकालना है। समझ गए? क्वेश्चन भी यही है। देखो क्वेश्चन क्या था कि इन द गिवन फिगर साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, इज प्रोड्यूस्ड टू डी, डी तक प्रोड्यूस किया गया। इफ एंगल एसीडी इज इक्वल टू 128 डिग्री, एंगल एसीडी क्या है 128 डिग्री है और एंगल एबीसी 43 डिग्री है, तो बताओ एंगल बीएसी और एसीबी क्या होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल हमें पूछ रहा है। अप्रोच देख लेते हैं एक बार हम कैसे मूव करेंगे। देखो बहुत इजीली जो मैंने बताया उसको यूज करेंगे। मैंने क्या बताया था, एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है कि नहीं पहले चेक करो। मैंने क्या बोला था, किसी एक साइड को एक्सटेंड करो, एडजेसेंट साइड के साथ जो एंगल बनता है वही एक्सटीरियर होता है। तो ये एक्सटीरियर है, बिल्कुल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, अपने सामने वाले जो ऑपोजिट एंगल आ रहे हैं ना ट्रायंगल के अंदर, उनके सम के बराबर होना चाहिए। ये हमने पढ़ा है। अब देखो अप्लाई करो, तो ये 128 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल मिलके बनने चाहिए। तो देखो ये दोनों एंगल मिलके 128 डिग्री होंगे, उसमें से एक दे दिया 1 कितना है 43 डिग्री, तो दूसरा कितना बचा 128 माइनस 43 डिग्री, कितना हो गया ये देखो, ये हो गया 128 माइनस 43 डिग्री, यही हो जाएगा ना भाई, दोनों मिलके 128 है, तो ये कितना हो गया 128 माइनस 43 डिग्री हो गया। अब देखो अब ये एंगल आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, कुछ भी है XYZ, इसको मान लो मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, यहां से 5 यहां से 8, 85 डिग्री आ रहा है ये। अब देखो ये एंगल मेरे को निकालना है, बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तरीका, ये जो लाइन है इस पे लीनियर पेयर बना रहा है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, तो वहां से भी आप बोल सकते हो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 128। दूसरा तरीका क्या होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक की वैल्यू दे दी, दूसरे की वैल्यू दे दी, तीसरा नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हैं। उसी चीज को अब स्टेटमेंट में लिख के अप्लाई कर देते हैं। देखो कैसे लिखेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। क्या होगा सोल्यूशन, देखो तरीका वही है, गिवन टू फाइंड, ठीक है। उसके बाद थ्योरम्स या फॉर्मूलाज यूज्ड अगर ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आया, नहीं तो नॉट रिक्वायर्ड। और फाइनली क्या है सोल्यूशन। क्या लिखोगे सोल्यूशन में, सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एंगल ACD, क्या लिखोगे यहां ध्यान देना, एंगल ACD बराबर, एंगल ACD किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा एंगल ABC प्लस एंगल BAC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC के क्या होगा, ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर। आप पूरा लिखना, मैं जैसे शॉर्टकट लिख रहा हूं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में ये पूरा लिखकर चलना है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, हमने ये वाले थ्योरम का यूज किया और वहां से ये डायरेक्टली बोल दिया। अब पुट करो, एंगल ACD कितनी दी है 128 डिग्री बराबर एंगल ABC कितना दिया है 43 डिग्री, तो यहां से क्या निकल के आ गया मेरे लिए, एंगल BAC निकल के आ गया। अब BAC की वैल्यू कितनी निकली है यहां से, एंगल BAC इज इक्वल टू देखो 128 माइनस 43, इसमें किसी को कोई डाउट, तो 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 और 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, तो कितना आ रहा है 85 डिग्री, यानी एंगल BAC की वैल्यू कितनी आ गई 85 डिग्री। तो एक एंगल हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या होगा। अब देखो दूसरी बात, जैसा मैंने आपको कहा था लीनियर पेयर से ये निकाल सकते हो, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जो निकालना चाहो। मैं क्या है आसान होगा, ट्रायंगल में लिखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, देयरफॉर ये, तो मैं क्या करता हूँ लीनियर यूज करता हूँ, आपकी मर्जी है, आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लो, जो बोलो, मैं दोनों बोलोगे दोनों लिख दूंगा। अब क्या लिखोगे, नाउ मैं बोलता हूं कि एंगल ACB प्लस एंगल ACD, एंगल ACB प्लस एंगल ACD, देखो ACB और ACD का सम 180 डिग्री की इक्वल है। क्यों इक्वल है, लीनियर पेयर, क्यों इक्वल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये वाली लाइन लिखोगे आप। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया है, एंगल क्या निकाला है हमने, देखो एंगल ACD कितना दिया है 128 डिग्री है गिवन है, प्लस एंगल ACD कितना आया है देखो
एंगल ए सी डी 128 दिया है सॉरी, ये यहां पे होगा ना, ये 128 डिग्री आपको दी हुई है। मेरे को क्या निकालना है, एंगल ए सी बी निकालना है। किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। तो यहां से क्या बताओगे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी आप यहां से बताओगे 180 माइनस 128 डिग्री, यानी कितना आ रहा है ये 52 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट नहीं। क्या हो गया आपका दूसरा सॉल्यूशन हो गया। ऐसे नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखते हैं, एंगल ए, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड उसमें तुमको ये निकालना है तो बस उसको 180 को उस साइड ले जाओ, सॉल्व हो जाएगा। जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो, ज्योमेट्री की यही खासियत है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जिस चीज को तुम जानते हो, जिस चीज को याद कर पा रहे हो, जैसे जल्दी बने, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। क्लियर, ये 3 है, ध्यान रखना। ये क्या है 43 डिग्री था, ये समझ गए। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो फिगर देख के ही पता लग जाएगा, वो क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं लिखा दूंगा। पहले ये फिगर समझो। एक ट्रायंगल बना है एबीसी, उस ट्रायंगल में उसने 2 एक्सटीरियर एंगल बता दिए आपको। उसने ऐसा बोला कि लाइन बीसी को उसने एक्सटेंड कर दिया डी और ई के तरफ, सच डैट एंगल ए बी डी 106 डिग्री है, एंगल ए सी 118 डिग्री है। अब बात आती है कि इसमें से एक्सटीरियर एंगल अगर होगा तो कौन होगा, नहीं होगा तो कौन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे साइड को एक्सटेंड किया, एडजेसेंट साइड के साथ एंगल बना रहा है, ये भी एक्सटीरियर। साइड को एक्सटेंड किया, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड के साथ एंगल बना रहा है, ये भी एक्सटीरियर। दोनों ही यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे अंदर तीनों एंगल बताने हैं मेरे को, किसके, ट्रायंगल के। कैसे बता सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, लीनियर से भी बन जाएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी बन जाएगा, जैसे बनाना चाहो वैसे बनाओ। क्या करूं मैं, क्या होगा, इन दोनों का सब मिलके 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है, तो कितना हो जाएगा ये टोटल 180, ये 106, तो 180 माइनस 106 कितना हो गया, ये हो गया आपका 74 डिग्री। क्लियर, ये कितना हो गया 74 डिग्री हो गया। उसी तरीके से ये एंगल बताओ क्या होगा, कोई आपसे पूछे ये एंगल बताओ मेरे को क्या होगा, तो क्या बताओगे, ये 118 डिग्री, टोटल मिलके 180 डिग्री, तो कितना हो गया 62 डिग्री हो गया ये। तो हमने 2 एंगल निकाल लिए कैलकुलेट करके। अब देखो बात क्या आती है, या तो आप ये बोल दो कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का क्या सम होता है 180 डिग्री होता है, तो वहां से आपको क्या इसकी वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी ये जो एंगल है इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो वहां से भी निकाल सकते हो, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप निकालो, दोनों से क्या होगी आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ गए बात को, अप्लाई करते हैं इसी चीज को। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं सॉरी 15 है ये क्वेश्चन नंबर 15 का स्टेटमेंट देखो क्या है। साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी हैज बीन प्रोड्यूस्ड, साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी हैज बीन प्रोड्यूस्ड on the left hand side from B to D, on the left hand side from B to D, and on the right hand side from C to E, and on the right hand साइड फ्रॉम। देखो जब कोई लार्ज क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं तो आप आइडियली बैठा मत रहिए, आप फिगर में सॉल्व करने की कोशिश करिए, उससे तब तक कॉपी पे वो बन जाए तो नेक्स्ट फिगर पे आ जाइए। मैंने क्या बोला था, ज्योमेट्री में फिगर देख के समझ में आ जाता है क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक ट्राई करो, आइडियल बैठने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखोगे,
राइट फ्रॉम सी टू ई, इफ एंगल ए बी डी 106 डिग्री, इफ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 106 डिग्री, एंगल ए सी 118 डिग्री एंड एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 118 डिग्री, तो क्या फाइंड करना है? फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? सिंपली क्वेश्चन ये है कि आपके सामने जैसा कि मैंने बताया एक ट्राइंगल दिया है, इसके एक साइड को दोनों साइड एक्सटेंड कर दिया, दो एक्सटीरियर एंगल मिल गए, उसकी वैल्यू दे दी। अब तुमसे पूछ रहा है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होंगे। हमने देख लिया, लीनियर पेयर लगाओ, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, सवाल बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? अगेन सारी रामायण वही रहेगी, गिवन टू प्रूफ, थ्योरम्स यूज्ड। फाइनली हम कहाँ आते हैं? सोल्यूशन पे। सोल्यूशन कैसा दिखेगा? तो सबसे पहले आप बोलोगे एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। एंगल ए बी डी एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। क्यों होगा? लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। क्या बना रहा है? लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। एक स्ट्रेट लाइन पे जो लीनियर पेयर बनता है वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। अब एक की वैल्यू दे दी है किसकी? ए बी डी की। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 106 डिग्री दी है, प्लस एंगल ए बी सी कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। तो यहां से क्या बताओगे आप? एंगल ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू बताओगे 180 माइनस 106, यानी कि कितना आ गया? ये 74 डिग्री आ गया। क्लियर? एंगल ए बी सी कितना आ गया आपका? 74 डिग्री आ गया। ठीक है, पहला आंसर मिल गया मेरे को। अब देखो उसी तरीके से क्या बोलोगे? एंगल ए सी ई एंगल ऑल्सो, क्या लिखोगे? ऑल्सो एंगल ए सी ई प्लस क्या? एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपके 180 डिग्री के। रीजन क्या? सेम रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब यहां पे किसकी वैल्यू दी है आपको? एंगल ए सी की दी है 118 डिग्री। तो अगर ए सी की 118 डिग्री है तो एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या बताओगे आप? देखो ये टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी यहां से कितना आ गया? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 118, यानी कि कितना आ जाएगा? 62 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया एंगल ए सी बी? 62 डिग्री आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल। थर्ड स्टेप, अब देखो थर्ड स्टेप क्या होगा? क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। देखो थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा कि अब मेरे को थर्ड एंगल निकालना है, तो उसके लिए या तो मैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लूं या ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है वो यूज कर लो। मान लो तीनों एंगल का सम का प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा? जानते हैं हम, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से निकालना है क्या है मेरे को? बी ए सी निकालना है। निकालो भाई बी ए सी। एंगल बी ए सी कितना आ गया आपके पास? एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी देखो कितना आया है? 74 प्लस एंगल ए सी बी कितना आया है? 62। अब देखो यहां पे ये जो आया है ना, इसको 1 बोल देना, ये जो आया है इसको 2 बोल देना। क्यों भाई? क्योंकि इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं ना। ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम 1 एंड 2। कहां से लिख दिया? तो हमने कैलकुलेट करा है अभी जस्ट कि 1 और 2 से ये आ रहा है। ये कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो यहां से क्या बताओगे एंगल बी ए सी की वैल्यू? एंगल बी ए सी आप यहां से बता दोगे 180 माइनस 70 प्लस 60 136 डिग्री। कितना आ रहा है? यानी कि ये 44 डिग्री आ रहा है इसका आंसर। कितना आ गया? देखो 44 डिग्री। देखो तीनों को ऐड करके 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो 44, ये कितना हो गया? 44 आ गया। तो देखो कितना आ रहा है? 60 प्लस 40 106 डिग्री। 106 प्लस 4 110 110 एंड 70 180 डिग्री। फुलफिल है। क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस जो पढ़ा है वो अप्लाई कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नोट कर लो इसे, कुछ नोट करना हो तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। 16 में कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड एक्स। क्या है? फाइंड एक्स, यही क्वेश्चन है। फिगर बना है और सिंपली कहा गया है मेरे को एक्स की वैल्यू बताओ। अब देखो 16 में क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपके सामने दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखो ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं चेक करो। लाइन एक्सटेंड किया, एडजेसेंट साइड के साथ एंगल बना रहा है, बिल्कुल है। ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं चेक करो। साइड एक्सटेंड कर दिया और एक एडजेसेंट साइड के साथ एंगल बना रहा है, ये भी है। तो दोनों एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी, क्यों बोल रहा हूं आपकी मर्जी, आप इस तरफ से भी बढ़ सकते हो, इस तरफ से भी बढ़ सकते हो। मैं क्या करूंगा, ध्यान देना। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस पॉइंट पे ये लाइन के साथ ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी दोनों मिलके 180 डिग्री हो जा रहे हैं। ये 120 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ गए बात को? अब ये हो गया 60 डिग्री। अब देखो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या, कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाले कौन से दो एंगल मिल रहे हैं, यही दोनों मिल रहे हैं। अब ये 60 है, दोनों मिलके 110 है, तो x को कितना होना पड़ेगा, x को ऑब्वियसली 50 होना पड़ेगा, तभी तो 110 होगा। समझ गए बात को? बहुत सिंपल, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तुम्हारी ऐसी मर्जी नहीं है बनाने की, मत बनाओ ऐसे। ऊपर से भी देख सकते हो इसी चीज को। क्या करूं मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां पे देख लेता हूं, यहां पे भी ये लाइन लीनियर पेयर बना रहा है, तो टोटल 180, जिसमें से ये 110, तो ये कितना हो गया, 70 डिग्री। अब ये आ गया है 70 डिग्री। कितना आ गया है, 70 डिग्री आ गया है। तो देखो यहां पे ये एक एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल के लिए दोनों किसका काम कर रहे हैं, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का। तो टोटल मिला के ये दोनों 120 होने चाहिए, टोटल मिला के 120 होने चाहिए, जिसमें से ऑलरेडी ये गिवन है 70, तो ये कितना हो गया, 120 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 50 डिग्री होना पड़ेगा। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस हमने जो पढ़ा उसको अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन बन गया। आपकी मर्जी, यहां से जाओ वहां से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम, ये तो भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। क्लियर? लिखेंगे कैसे हम, उसी तरीके से। सॉल्यूशन 16 का 1, क्या सॉल्यूशन होगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मान लो हम इसी तरीके से भी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, एंगल BAE और एंगल BAC, BAE और BAC, एंगल BAE प्लस एंगल BAC किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। BAE BAC, ठीक है। क्यों होगा, लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। क्या लिखोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आगे देखो, एंगल BAE कितना है, 110 डिग्री है, तो एंगल BAC कितना निकल के आ गया, यहां से 70 डिग्री आ गया। तो क्या लिखोगे, एंगल BAC इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर? कोई डाउट नहीं, एंगल BAC कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे मेरे को निकालना क्या क्या था, तीनों ही निकाल देते हैं, कुछ भी निकालना है निकल जाएगा। क्लियर? अब देखो मेरे को क्या निकालना था, शायद एक ये x निकालना था और शायद y निकालना था। 16th नहीं, सिर्फ x ही निकालना और कुछ नहीं निकालना, सिंपली सिर्फ x निकालना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एंगल BAC यानी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल 70 आ गया। क्लियर? मेरे को निकालना क्या है, x। तो हम क्या लिखेंगे, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं। क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, कि एंगल ACD किसके इक्वल होगा, एंगल ACD इक्वल होगा एंगल BAC प्लस x डिग्री, इसी के इक्वल होगा ना, कि और कुछ है, यही है। तो यहां से ये क्यों हो रहा है, रीजन क्या लिखोगे, कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब यहां से मेरे को क्या निकालना है, x। तो x कितना हो गया, एंगल ACD माइनस एंगल BAC। एंगल ACD कितना आ रहा है, देखो एंगल ACD कितना आया है, किसकी हम बात कर रहे हैं, एंगल ACD कितना है, 120 डिग्री है। 120 डिग्री माइनस एंगल BAC कितना आया है, 70 डिग्री, देख लो बोर्ड पे। क्लियर? तो ये कितना हो गया, 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मुझे, 50 डिग्री। बस जो बोला उसी को मैंने लिख लिया,
बस जो आपको समझाया फिगर में वही वहां पे लिख दिया और कुछ अलग नहीं किया। ये था 16 का पार्ट 1 था। क्लियर? यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 16 का पार्ट 2 देखते हैं। देखो 16 का पार्ट 2 क्या कह रहा है। अगेन आपके सामने आपको एक फिगर दिख रहा है। उस फिगर में आप क्या देख पा रहे हो, ऐसा कुछ फिगर है। अब यहां पे देखो x निकालना है। ये थोड़ा सा इनके मुकाबले थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है समझते हैं। देखो अब देखो तुम x कैसे कैसे पहुंच सकते हो, ध्यान दो। पहले x कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल के बाहर दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे ही किसी एंगल को ट्रायंगल के बाहर देखो लेकिन साइड पे बना हुआ देखो, बता रहा हूं समझना बात को। कभी भी किसी एंगल को ट्रायंगल के बाहर देखो और साइड पे एक वर्टेक्स से निकलते हुए एक्सटेंडेड साइड पे बना हुआ देखो, तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए कि एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। देखो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, एंगल ECD की बात कर रहा हूं। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, इसकी बात कर रहा हूं। यहां ध्यान दो, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं अलग से। मैं अभी इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल EC और D की। तो हमें ये एंगल x निकालना है। तो ये एंगल क्या होगा, इस एंगल और इस एंगल का सम होगा। ठीक है, यानी कि मेरे को एक एंगल पता है। अगर ये एंगल पता चल जाए, अगर ये वाला एंगल मेरे को पता लग जाए तो मैं आसानी से उसको बता सकता हूं। अब सवाल है ये वाला एंगल कैसे पता लगेगा। तो देखो फिगर में एक और ट्रायंगल है। क्या ट्रायंगल है फिगर में, फिर से देखो आपके सामने एक ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा ही कुछ ट्रायंगल है। देखो अब देखो ये एंगल की बात हो रही है, ये एंगल की ही बात हो रही है। अब इस ट्रायंगल के लिए क्या एक्सटीरियर का काम नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगी, इन दोनों के सम के बराबर होगी। हो गई। तो इन ये एंगल क्या है 30 डिग्री, ये कितना है 40 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, दोनों का जोड़। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो कितना आ गया, ये 30 ये 40 टोटल मिला के 70 डिग्री आ गया। समझ गए क्यों आया 70 डिग्री। ये एंगल क्या था अपना, इन दोनों का सम था। किसका था, इन दोनों का सम था। तो x कितना आ गया, यहां से 120 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 70 + 50 120 डिग्री आ गया। क्लियर? कोई डाउट यहां पे किसी को? बस सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि यहां पे थोड़ा सोचना पड़ा फिगर पे। तो मेरे को सोचते हुए ही दिखा, क्या दिखा कि यहां पे 2 बार मैं अगर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो फटाक से बन जाएगा। ये कुछ ज्यादा करना नहीं है। अब देखो इसी क्वेश्चन को जब तक हम एक्सटीरियर एंगल्स पढ़े हुए नहीं थे और लाइंस एंड एंगल से बनाते तो थोड़ा लेंदी हो जाता। देखो कैसे लेंदी होता। तुम सबसे पहले क्या करते, ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, ये एंगल निकालते। ये एंगल निकालने के बाद लीनियर पेयर बोल के ये एंगल निकालते हैं। अब इस छोटे ट्रायंगल में तुम्हें एक एंगल पता है, 2 एंगल पता है, तो तुम तीसरा एंगल निकालते हैं। उसके बाद फिर से लीनियर पेयर बोल के ये एंगल निकालते हैं। तो कितने तुम्हारे, यहां से 1 स्टेप, यहां से 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप तुम्हारे बढ़ गए। अब ये चीज तुमने पढ़ ली है तो तुम्हारे लिए और आसान हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज को क्या करता हूं, यहां पे अप्लाई करता हूं। लिखूंगा कैसे, मैं ऐसे लिखूंगा, सॉल्यूशन क्या होगा मेरा सॉल्यूशन। देखो 16 का 2, सबसे पहले लिखेंगे एंगल ACD। क्या लिखेंगे, एंगल ACD। देखो किसके इक्वल हो रहा है एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल है एंगल CAB प्लस ABC। एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल CAB। लिखो यहां पे एंगल CAB लिख लिया आपने। अब देखो यहां से एंगल ACD कितना आया निकल के, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC कितना है, एंगल ABC है 40 और वो है 30। तो ये है 40 डिग्री और ये है 30 डिग्री। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। वो 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। कुल मिला के कितना आ गया, 70 डिग्री। क्या आ गया, एंगल ACD आ गया मेरा 70 डिग्री। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, अब यहां पे मेरा काम खत्म तो नहीं हुआ, मेरा आधा काम खत्म हो गया। क्यों, मेरे को ये वाला एंगल पता चल गया। अब इस एंगल के निकालने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि आप लिखोगे अब एंगल AED। क्या लिखोगे, एंगल AED बराबर x डिग्री, यही ना है x डिग्री। एंगल AED ही तो x डिग्री है। ये किसके बराबर है, एंगल ACD प्लस एंगल EDC। एंगल ACD प्लस एंगल EDC। देखो EDC और ACD बोलो या ECD बोलो, एक ही चीज है। मैंने आपको समझाया था ये शुरुआत में ही कि अगर एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो आप छोटा वाला लेके चलो, बड़ा वाला लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो तुम्हारी मर्जी थी, इसको तुम ACD भी बोल सकते थे, तुम्हारी मर्जी थी इसको तुम ECD भी बोल सकते थे।
ये आपने लिख लिया यहाँ पे। अब देखो ACD कितना निकला है मेरा, ACD निकला है मेरा 70 डिग्री, लिख दिया तुमने यहाँ पे, क्या लिखा 70 डिग्री लिख दिया, क्लियर। उसके बाद क्या आ रहा है, वो 50 डिग्री आ रहा है, कौन सा एंगल EDC, EDC कितना आया 50 डिग्री आया, 50 डिग्री लिख दिया आपने। कितना आ रहा है टोटल ऐड होके, ये टोटल ऐड होके कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों में रीजन क्या लिखोगे, यहां पे भी रीजन लिखोगे, यहां पे भी रीजन, क्या एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। उसी तरीके से यहां क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यही दोनों मेरे को एंगल निकालने थे, मेरे को क्या एक्स ही तो निकालना था बेसिकली, एक्स हमने निकाल दिया, एक्स कितना आया 120 डिग्री के बराबर आ गया। आपका क्या हो गया सोल्यूशन। तो हमने क्या कर लिया था, हमने आर एस अग्रवाल सर के एक्सरसाइज 8 को सॉल्व कर लिया था, कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 16 के 2 पार्ट्स कर लिए थे। तो अब देखो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सिंपली क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन यही है फाइंड एक्स। अगर मैं क्वेश्चन आपके लिए लिखूं यहाँ पे तो क्वेश्चन सिंपली यही है फाइंड एक्स, ठीक है। अब देखो पहले फिगर को देखते हैं, थर्ड 16 का थर्ड, देखो क्या है क्वेश्चन में। देखो ये एक्स निकालना है मेरे को, क्या करूंगा मैं, सिंपली क्या दिख रहा है, मैंने क्या कहा था, दो तो प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, एक तो सारे एंगल का सम 180 होता है और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इतना कर दोगे ट्रायंगल के सारे सवाल बन जाएंगे। और बीच बीच में वो वाली जो प्रॉपर्टी है, कौन सी, हमने जो पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स में, कि एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड कितने भी रे निकले, एक पॉइंट से सबका सम क्या होता है 180 होता है। दूसरा क्या पढ़ा था, एक स्ट्रेट लाइन पे जो लीनियर पेयर होते हैं उसका भी सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्लियर। तो बस इनको ही अप्लाई करके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और मैं क्या बोलता हूं, कोशिश करना हमेशा एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाने का। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपको प्रैक्टिस होगा तो आपको आइडिया लगेगा कि जब और टफ क्वेश्चंस आएंगे ना तो वहां पे एक्सटीरियर एंगल कितना इजी है, और प्लस स्टेप बचाता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या करता है, हमारे लिए स्टेप्स रिड्यूस कर देता है। तो वही क्वेश्चन उतना ही नंबर का, आप कम स्टेप में भी बनाओगे तो आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, कोई बंदा ज्यादा स्टेप में बनाएगा उसे भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको बार बार ये नहीं लिखना पड़ता ये लीनियर है, अब ट्रायंगल 180 डिग्री है। हमने प्रूफ किया था ना, उस प्रूफ में क्या दिखाया था कि तीनों एंगल का सम 180 होता है और लीनियर पेयर का भी सम 180 होता है। तो वहां से जब हम इक्वेट करते हैं तो ये एंगल कैंसिल हो जाता है, तो मेरे को डायरेक्टली क्या मिल जाता है, ये एंगल इन दोनों के बराबर है। सिंपल, देखो अप्लाई करते हैं। एक्स निकालना है। अब देखो एक्स निकालने के लिए कुछ दिख रहा है, सीधे दिख रहा है कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होना चाहिए। यानी ये एंगल मेरे को निकालना है, ये मेरे को पता नहीं है, तो इसके लिए देखो ऊपर डाटा दे दिया है, क्या दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 60 डिग्री बन रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर ऊपर वाला 60 तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, इजी। ये भी क्या हो गया आपके लिए 60 डिग्री हो गया। अब क्या है, अब दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 115 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल लगाओ यहाँ पे। तो ये अगर 60 तो ये कितना हो जाएगा 115 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 50 110 यानी 55 डिग्री। निकल गया एक्स, बहुत सिंपल था। अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे लिखेंगे हम, लिखो सोल्यूशन। अगेन बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में आप लिखोगे गिवन टू फाइंड, थ्योरम यूज्ड अगर ज्यादा मार्क्स में आ रहा है, नहीं तो सीधे सोल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे, अगर मान लो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं कुछ बोल देता हूं P, ठीक है। अब देखो अब क्या लिखोगे, स्ट्रेट लाइंस BF एंड EC इंटरसेक्ट, स्ट्रेट लाइंस BF एंड, और कौन सा स्ट्रेट लाइन भाई, BF एंड EC इंटरसेक्ट, EC इंटरसेक्ट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल EPF, एंगल EPF, ध्यान देना एंगल EPF किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BPC के, एंगल BPC के। क्या नॉमेनक्लेचर था, यही नाम है क्या कि कुछ और नाम था। अच्छा ये पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट P नहीं है, बुक में आपके ये पॉइंट A है तो यही मान लो। तो क्या लिखोगे, स्ट्रेट लाइंस BF एंड EC इंटरसेक्ट एंड एंगल EAF, EPF नहीं, अब लिखो EAF लिख लो, क्योंकि बुक में आपके यही है, नहीं तो आप कहोगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने यहाँ कुछ और लिखा है, बुक में कुछ और है। तो एंगल EAF किसके इक्वल हो गया, एंगल BAC के, एंगल BAC के, क्लियर। ये किसके इक्वल हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है 60 डिग्री के। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने पढ़ा है।
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ध्यान रखना एग्जाम में फुल फॉर्म लिखोगे आप, मैं यहाँ शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ क्योंकि एक ही चीज बार बार मैं लिखूंगा नहीं, टाइम आपका ही बचेगा। आप एग्जाम में फुल फॉर्म लिखोगे, ठीक है। ये हुआ गया तुम्हारा फर्स्ट। और क्या है, और मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, और मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि एंगल ACD किसके इक्वल है। देखो एंगल ACD किसके इक्वल है, एंगल CBA के, एंगल CBA के प्लस किसके इक्वल है, एंगल BAC के, एंगल BAC के। क्यों, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, बस वही लिख दिया, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब देखो एंगल ACD क्या है, एंगल ACD गिवन है 115 डिग्री। एंगल CBA क्या है, देखो एंगल CBA ही x है मेरा, क्या है x है, और प्लस एंगल BAC कितना है 60 डिग्री है। तो x कितना आ गया, देखो यहां से मैं बोलूं आपसे x क्या बताओगे, x यहीं रहने दो, 60 को इधर भेज दो, कितना हो गया 115 माइनस 60 डिग्री, यानी कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 55 डिग्री। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सिंपल, कोई इशू नहीं, नोट कर लो अगर किसी को डाउट है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपसे खुद बनना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तब तक नोट कर लो अगर किसी को नोट करना हो तो। 4 में अगेन मेरे को क्या निकालना है, x निकालना है। क्या निकालना है, x निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, देखो यहाँ पे अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात भी करूंगा तो एक एंगल यहाँ पे बन रहा है एक्सटीरियर, लेकिन इसकी जरूरत है क्या, मेरे को जरूरत नहीं लग रही। ये और आसानी से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, ध्यान देना। क्वेश्चन ने ये दे दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि AB पैरेलल है CD के, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, क्वेश्चन ने ये दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है स्पेशली, क्या है AB पैरेलल है CD के। क्लियर। तो देखो AB पैरेलल है CD के, तो ध्यान दो कि जब दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल निकलता है तो हमने बहुत टाइप के एंगल पढ़े हैं, याद हो अगर आपको तो सब कुछ पढ़ा है। तो यहां से अप्लाई करके कुछ रिलेशन देख पा रहे हो क्या, अगर देख पा रहे हो तो आगे सॉल्व करने की कोशिश करो, बाकी मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं। यहाँ पे गिवन क्या है, AB किसके पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है। अब देखो आते हैं पॉइंट पे, मैंने क्या कहा, ये लाइन पैरेलल। अब ध्यान देना, क्या ये ट्रांसवर्सल की तरह काम नहीं कर रहा, बिल्कुल काम कर रहा है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल हो गया तो क्या हो गया, ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये अगर 60 डिग्री है तो क्या ये भी 60 डिग्री नहीं होगा, ये अगर 60 डिग्री है तो क्या ये भी 60 डिग्री नहीं होगा। क्यों, दो लाइन पैरेलल है, ध्यान देना ऐसा फिगर बन रहा है, दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल क्या हो रहा है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल के। वही तो मैं कर रहा हूं वहां पे। तो क्या हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन बहुत इजी है, एक ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल मेरे को मालूम है, x नहीं निकाल लोगे, कितना आ जाएगा x, देखो 60 + 40 60 + 45 105 डिग्री, टोटल 180 डिग्री होते हैं, यानी कि ये x कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। सिंपल। अब बस यही, इसी को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्या लिखूंगा मैं यहां पे, अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या लिखोगे, सिंस AB पैरेलल CD, मैंने बताया था जब भी पैरेलल लाइन की बात होती है, सिंस AB पैरेलल CD एंड ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, देखो AD काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का, एंड AD इज ट्रांसवर्सल, एंड AD इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, सिंस AB पैरेलल CD एंड AD इज ट्रांसवर्सल, एंगल BAD, देखो यहां पे एंगल BAD लिखो आप, या फिर एंगल BAE लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। एंगल BAD लिखो या एंगल BAE लिखो। मैंने जब एंगल को नाम देना बताया तो मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि इसको तुम एंगल BAD भी लिख सकते हो और इस टाइप को एंगल BAE भी लिख सकते हो, दोनों से डिनोट कर सकती है इस एंगल को, आपकी मर्जी है। मान लो मैं लिखता हूं एंगल BAD, क्या लिखोगे, एंगल BAD किसकी इक्वल है, एंगल BAD इक्वल है एंगल ADC के, किसके इक्वल है, एंगल ADC लिखो या ADC लिखो, अगेन आपकी मर्जी, एंगल ADC। क्लियर, तो एंगल ADC किसके इक्वल हो गया, टोटल 60 डिग्री की इक्वल हो गया। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगेन आप शॉर्टकट नहीं लिखना एग्जाम में, आप फुल फॉर्म लिखना। आगे देखो,
अब क्या है, ये तो मेरे को निकल गया एंगल। अब क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, ईडीसी, कौन से ट्रायंगल में, ईडीसी, इन ट्रायंगल ईडीसी, क्या हो रहा है ईडीसी में, एंगल ईडीसी, एंगल ईडीसी प्लस प्लस एंगल ईसीडी, प्लस एंगल ईसीडी प्लस प्लस एंगल सीईडी, प्लस एंगल सीईडी, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे लिखते हैं, देखो एंगल ईडीसी, कितना है एंगल ईडीसी, एंगल ईडीसी कितना आ गया 60 डिग्री, क्या हो गया 60 डिग्री। क्लियर है, मैंने आपको बताया था कि इसी को ये लिख सकते हो, यहां पे इसको क्या बोल दो, 1 बोल दो। अब यहां पे क्या लिख लेना, फ्रॉम 1, क्योंकि 1 का यूज करके ही तो तुमने वो 60 डिग्री निकाला है। अब उसी को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, एंगल ईडीसी कितना हो गया 60 डिग्री प्लस एंगल ईसीडी, ईसीडी कितना है 45 डिग्री, ये तो गिवन है, ये क्वेश्चन नहीं दे दिया है कि 45 डिग्री गिवन है। जब आप गिवन लिखोगे तो इस चीज को वहां पे नोट कर लेना, प्लस क्या एंगल सीईडी किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री के, क्या आ रहा है देखो, एंगल सीईडी किसके इक्वल आ गया, और एंगल सीईडी मेरा क्या है, एक्स है, बार बार सीईडी लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल सीईडी, सीईडी ही क्या है मेरा, एक्स है। तो यहां से एक्स कितना आ रहा है, देखो एक्स की वैल्यू क्या बताऊंगा मैं, 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करो 105, उधर भेज दो 105 डिग्री, कितना आ गया देखो 110 यानी कि 75 डिग्री। तो एक्स कितना आ रहा है आपका, एक्स आ गया 75 डिग्री। क्लियर, सिंपल, कोई डाउट नहीं, एक्स 75 डिग्री आ गया। क्या था पार्ट 2, इजी। अब देखो पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4, पार्ट 5 देखो। पार्ट 5 में क्या देख पा रहे हो आप कि देखो ये भी कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यहां पे 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में ये एक्स निकालना है। अब एक नॉर्मल सा चीज देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, देखो यहां पे भी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो इस ट्रायंगल में एक एक्स डिग्री दिया, एक 100 डिग्री दिया, ये एंगल मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, किस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करूं, तो यहां ये दोनों एंगल दिए हैं, तो मैं ये एंगल आराम से बता सकता हूं। तो बात कहां पे आके रुक रही है, इस एंगल पे। अगर मैं इस एंगल को कैलकुलेट कर लूं तो एक्स भी आ जाएगा। और ये एंगल क्या है, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो एक ट्रायंगल से मेरे को ये एंगल मिल जाएगा, और जैसे ही ये एंगल मिल जाएगा तो मैं इस ट्रायंगल से एक्स की वैल्यू बता दूंगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ज्योमेट्री के कुछ कुछ क्वेश्चन में कहोगे कि सर आप ये नहीं बताते कि हाँ ऐसे कैसे सोचेंगे, तो आपको चीजें पता है। अब ज्योमेट्री की यही खासियत है कि तुम कैसे सोचना चाहते हो। जिस क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, कि वहां पे आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए या आइडिया दे दिया जाए कैसे प्रोसीड करेंगे, वहां मैं बता देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ट्रायंगल देखोगे तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यार अच्छा इस ट्रायंगल के अंदर ये आ रहा है, यहां से ये निकाल लूं मैं, और इस ट्रायंगल के अंदर फिर ये आ गया तो यहां से ये निकल जाएगा। अब इसमें तुमको मैं कैसे समझाऊं कि किस तरीके से सोचेंगे, ये तो क्वेश्चन देखते ही दिखना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे ही देखोगे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए अच्छा दोनों ट्रायंगल में एंगल आ रहा है और ये एक्स निकालना है, इस ट्रायंगल में से एक्स निकालने के लिए ये एंगल मेरे को मालूम होना चाहिए, ये एंगल इस ट्रायंगल से मेरे को मालूम हो जाएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें एंड ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पे टोटल 180, ये दोनों मिलके कितने हो रहे हैं 90 + 40 130 हो रहे हैं। अभी तुमको वो भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधे एक प्रॉपर्टी बताई है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। बस उसी को तुम सीधे यहाँ पे अप्लाई करके भी लिख सकते हो। तो देखो दोनों एक्यूट एंगल का सम 90 होना चाहिए, एक 40 है तो दूसरा कितना होगा 50 डिग्री होगा। देखो एक चीज को बोलने के कई तरीके होते हैं, आप कुछ भी लिखोगे गलत नहीं होगे। अगेन आगे आ जाओ, ये देखो कैसा ट्रायंगल बन रहा है, एक जल्दी सोच के बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्यों, एक एंगल 90 से ज्यादा है। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में मैंने क्या पढ़ा था कि जो दोनों एंगल आएंगे वो एक्यूट आएंगे, पक्के से एक्यूट आना जरूरी है, तो ये एंगल भी 90 से छोटा आना ही चाहिए। देखो चेक कर लेते हैं, इस ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री हो गया इंटीरियर एंगल का सम, उसमें से दो एंगल मिलके कितने हो रहे हैं 150 डिग्री 150, तो 180 में 150 एक्स कितना आ गया 30 डिग्री, देखो एक्यूट आ गया। तो जो जो हमने पढ़ा है वो यहाँ पे अप्लाई भी होता हुआ हमें दिख रहा है। अब इसी चीज को लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, अब इसी चीज को कॉपी पे खुद से लिखने की कोशिश करो जब तक कि मैं रब कर रहा हूं बोर्ड।
देखो सभी यहां पे अगर यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, आप यहां पे ये देख पा रहे हो, इस फिगर की मैं बात कर रहा हूं। तो इस फिगर में देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इस ट्रायंगल की अपन बात करेंगे। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल एबीसी। तो क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी में क्या लिखोगे? एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी, एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहां पे मैं थोड़ा सा अलग लिखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तुमको मैं हर चीज बताना चाहता हूं कि कुछ भी एग्जाम में लिखो, अगर वो चीज प्रूव्ड है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि दो एंगल का सम 90 डिग्री क्यों होता है? लिखोगे यहां पे सिंस क्या रीजन लिखोगे? रीजन आप लिखोगे कि बोथ एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले क्या लिखोगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लिख लेना, ट्रायंगल एबीसी मत लिखो। क्यों? क्योंकि तुम ये 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हो। तो क्या लिखोगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी। तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री? इसलिए होगा 90 डिग्री क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। लिखोगे यहां पे सिंस सम ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस यही जो मैंने बोला स्टेटमेंट को यहां पे लिख दिया, आप भी इसी तरीके से लिख देना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखो, यहां से प्रोसीड करते हैं। एंगल बीएसी मेरे को कितना दिया था? 40 डिग्री दिया था। निकालना क्या है मेरे को? एंगल एबीसी। एबीसी कितना आ गया यहां से? ना 50 डिग्री आ गया। क्या लिखोगे? एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री। इसको 1 बोल दो क्योंकि हम इसको आगे यूज करने वाले हैं। अब उस तरीके से हम इस ट्रायंगल से एंगल निकल गया। अब हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे? इस ट्रायंगल की बात करेंगे। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल बीईडी। क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल बीईडी। नाउ इन ट्रायंगल बीईडी क्या हो रहा है ट्रायंगल बीईडी में? तो लिखोगे एंगल बीईडी, एंगल बीईडी प्लस प्लस देखो प्लस एंगल ईबीडी, प्लस एंगल ईबीडी प्लस प्लस कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, एंगल ईडीबी। ठीक है, एंगल ईडीबी। अब देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब किसी ट्रायंगल के एंगल को लिखो ना, तो देखो अब यहां ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, ये बात सही है कि तुम देखो इस 30 डिग्री को तुम कितना नाम दे सकते हो। थोड़ा एक छोटी सी चीजें समझना, इस 30 डिग्री को कैसे कैसे बोल सकते हो? इसको तुम बोल सकते हो एंगल ईडीबी, इसको तुम बोल सकते हो एंगल ईडीसी, इसको तुम बोल सकते हो एंगल एफडीसी, इसको तुम बोल सकते हो एंगल एफडीबी। सब एक ही एंगल है, लेकिन कब कैसे नाम यूज करना है ये कैसे डिपेंड करेगा? जब मैंने बोल दिया कि मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो ध्यान देना मेरी बात को। अगर आप ट्रायंगल की बात कर रहे हो और तो अगर आप ये एंगल लिख देते हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया एंगल एफडीसी, नो डाउट एंगल एफडीसी एंगल ईडीबी के इक्वल है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन एफडीसी लिखना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एफडीसी पूरे एंगल को कंप्लीट नहीं कर रहा है। मैंने क्या समझाया था, जब एक ट्रायंगल में हम ये जो नॉमेनक्लेचर लेते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं, अगर मान लो मैंने लिखा एंगल एबीसी, तो मैंने आपको बहुत क्लियरली ये बात बताई थी कि बीच वाला हमारा वो पॉइंट होता है, वो वर्टेक्स होता है जहां पे एंगल बन रहा होता है, पहली चीज। और मैंने क्या बताया था, ये दोनों जो होते हैं ए बी और बी सी, ये क्या बनाते हैं मेरे? कॉमन आर्म्स बनाते हैं, कॉमन आर्म्स बनाते हैं। तो क्या इस ट्रायंगल के लिए एफ डी कॉमन आर्म है? नहीं है। आर्म क्या है? आर्म एक्चुअली ईडी एफ डी नहीं है। उसी तरीके से इस आर्म की मैं बात करूं तो आर्म मेरा सीडी नहीं है, आर्म बीडी है। समझ रहे हो बात को? तो दो लिखना सही है कि दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जब तुमने ये बोल दिया कि अब मैं इस ट्रायंगल के अंदर बात कर रहा हूं, तो नाम भी ऐसा रखना कि वो पूरे ट्रायंगल के एंगल को क्या कर ले? कवर कर ले। ये बहुत छोटी सी चीज है, नंबर कट सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना लिखने में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया कि ज्योमेट्री में हर नाम से तुम फिगर पे जा सकते हो।
फिगर से अगर हम नाम पे आ सकते हैं ना, तो नाम से फिगर पे भी जा सकते हैं, इसलिए नाम लिखने में गलती मत करना। ये लिखना सही है, बार बार बोल रहा हूं कि एंगल ईडीबी एफडीसी के बराबर है, या फिर एंगल ईडीबी एंगल ईडीसी के भी बराबर है। लेकिन जब मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल को डोनोट करने वाले ही एंगल की बात करूंगा। जब मैंने यहां बोल दिया कि मैं ट्रायंगल बीईडी की बात कर रहा हूं, यानी कि बीईडी की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ मैं जब इस एंगल की बात करूंगा तो एंगल या तो इसको बीडीई लिखूंगा या इसको एंगल ईडीबी लिखूंगा, मैं और कुछ नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि फिर वो इसके आर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है ये पूरा डिस्टेंस आर्म है, सिर्फ ये डिस्टेंस आर्म नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत छोटी सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना लिखने के लिए इस चीज को। कभी भी किसी एग्जाम में किसी एंगल को डिनोट करना है और आप उसको एक सर्टेन फिगर की मदद से डिनोट करना चाह रहे हो, तो हमेशा कोशिश करना कि वो आर्म उस पूरे फिगर का हिस्सा होना चाहिए, पूरा हिस्सा होना चाहिए फिगर का। ऐसा नहीं हो कि फिगर का आधा हिस्सा ले लिया। समझ गए बात को? चलो ठीक है, वापस कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ट्रायंगल मैंने क्या लिखा, सबसे पहले देखो बीईडी लिखा, पूरे आर्म को लिया मैंने। उसके बाद ट्रायंगल के एंगल क्या लिखा, ईबीडी लिखा, ईबीडी अगेन पूरे आर्म को लिया मैंने। उसके बाद क्या लिखा, ईडीबी लिखा, देखो ईडीबी लिखा, पूरे आर्म को लिया मैंने। क्या लिखोगे आगे, किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से देखो एंगल बीईडी कितना आ रहा था मेरा, 100 डिग्री दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, प्लस एंगल ईबीडी, देखो ईबीडी कितना है, 50 डिग्री है, प्लस मेरे को निकालना क्या, एंगल ईडीबी। एंगल ईडीबी ही क्या है, एक्स है, किसकी इक्वल हो गया, 180 के। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 30 डिग्री। 150 को उधर भेज दो, कितना आ जाएगा, 180 माइनस 150, 30 डिग्री। क्लियर? क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यही मेरे को निकालना था, सिंपल, कोई डाउट नहीं। ये क्या था, 16th का 5th। अब 16th का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में देखो अगेन मेरे को ये वाला एक्स निकालना है, ठीक है। कौन सा एक्स, ये वाला एक्स निकालना है। यहाँ कोई भी लाइन किसी के पैरेलल नहीं है, फिर भी बहुत सिंपली क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूं, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में एक्स निकालना है ना। अगर मेरे को यह एंगल पता रहता, ध्यान देना, या तो मेरे को यह एंगल पता रहे तो मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी 180 डिग्री वाली यूज करके इस एक्स को बता दूं। एक तरीका हो सकता है सोचने का। देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है सोचने का, अगर मेरे को यह एंगल पता होता, क्योंकि क्या बन रहा है, ध्यान देना, इस ट्रायंगल के लिए एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो अगर मेरे को यह एंगल पता चल जाए तो भी मैं बता सकता हूं कि ये दोनों एंगल क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल होगा ये दोनों मिलके यही एंगल होंगे। इतना क्लियर है, ये दोनों मिलके क्या होंगे, यही एंगल होंगे। तो यहां से आप सीधे बता दोगे एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो तुम दोनों में से किसी तरीके से मूव कर सकते हो, ठीक है। मान लो पहले तरीके से भाई फिलहाल मैं मूव कर रहा हूं, मैं क्या करूं, मेरे को यह एंगल निकालना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे देख रहा हूं कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से यह एंगल और यह एंगल क्या है, बराबर है। क्लियर हो रही है बात, यह एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गए। अब इस ट्रायंगल में 180 डिग्री सारे इंटीरियर एंगल का सम है, दो एंगल दिए हैं, तीसरा नहीं निकाल लोगे आसानी से। क्या हो जाएगा तीसरा एंगल, देखो 180 माइनस 70 प्लस 60 130, उसके बाद 140, तो यानी कि कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। देख लो, तो ये एंगल 40, तो ये एंगल भी कितना हो गया, देखो ये एंगल भी 40 डिग्री हो गया। अब ये एंगल 40 हो गया, तो इस ट्रायंगल में भी सारे एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा तो टोटल मिला के 180, दोनों मिलके 150 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। सिंपल। अब तुम ऐसे सोचते, ऐसे भी सोच सकते हो। देखो अगेन स्टेप उतने ही रहते, स्टेप में कोई फर्क नहीं। यहां पे छोटा नहीं होगा एक्सटीरियर करने से, क्यों नहीं होगा, ध्यान देना। पहले तुम ये 40 निकालते, समझ रहे हो मेरी बात को, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। पहले तुम क्या करते, ये 40 निकालते, ये 40 निकालने के बाद फिर तुम इस पूरे एंगल की बात करते। अब देखो एक्सटीरियर एंगल तो तुम यहां पे ठीक से यूज भी नहीं कर सकते, किस लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंगल डिटरमाइन करना, ध्यान रखना, ये वाला एंगल हो जाएगा। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनेगा, ये 40 आ गया तो ये कितना होगा, 140 होगा, 140 होगा ये। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, ये 140 हो गया, ये दोनों मिलके 140 होंगे। देखो एक 110 है, दूसरा 30, तभी तो 140 होगा, वहां से भी आ गया। जैसे चाहो वैसे बनाओ, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे,
क्या होगा सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे हम कि इन ट्रायंगल AEB, इन ट्रायंगल AEB लिखो यहां पे, इन ट्रायंगल AEB में क्या हम देख रहे हैं, एंगल EAB प्लस एंगल ABE प्लस एंगल ABE प्लस एंगल AEB प्लस एंगल AEB किसके इक्वल हो गया, 180 के। क्यों, क्या रीजन दोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे देखो क्या होगा, एंगल EAB क्या है, EAB दिया है क्वेश्चन में 75 डिग्री, एंगल ABE क्या है, ABE क्वेश्चन में दिया है 65 डिग्री, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एंगल AEB निकाल लेंगे। क्या आ गया भाई मेरा एंगल AEB, एंगल, आप स्टेप जंप मत करना, देखो मैं स्टेप यहाँ पे जंप करके लिख देता हूं, आप स्टेप जंप मत करना, आप लिखोगे प्रॉपरली, इसको जोड़ के यहाँ लिखा प्लस एंगल AB बराबर 180, अब इसको उधर भेजोगे 180 माइनस लिखोगे तब ये लिखोगे, तो क्या लिखोगे, एंगल AB 180 माइनस इन दोनों को ऐड करके उधर भेज दो, 70 प्लस 60 130, 140 उधर भेज दिया तो 140 कितना आ रहा है ये 40 डिग्री, क्या आ गया एंगल AEB। अब इसको क्या बोल दोगे, 1 बोल दोगे, एंगल AB कितना आया 40 डिग्री, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल करो, क्या लिखोगे, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CED, ऑल्सो क्या लिखोगे, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CED, एंगल CED, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फुल फॉर्म लिखना तुम, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल आ गया 40 डिग्री के, क्या लिखोगे रीजन, फ्रॉम 1, पहले तो एक चीज ये लिखना फ्रॉम 1, उसके बाद ये इक्वल क्या हुए, ये बगल में ही दूसरे ब्रैकेट में लिखना, क्या लिखोगे, सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया, ये आ गया मेरा 40 डिग्री, इसको क्या बोल देना, इसको अब 2 बोल देना, क्योंकि इसको अब हम यूज करने वाले हैं। अब किस ट्रायंगल की बात करोगे, ट्रायंगल ECD की, लिखो यहां पे, क्या लिखोगे, ट्रायंगल ECD लिखो, इन ट्रायंगल ECD क्या है भाई, एंगल CED प्लस एंगल EDC प्लस एंगल EDC प्लस एंगल ECD किसके इक्वल है 180, क्यों, सेम रीजन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो निकालना क्या है मेरे को, x निकालना, x क्या है, एंगल EDC है, EDC x है, ठीक है, प्लस EDC क्या है x है, प्लस एंगल CED कितना निकला है, CED निकला है मेरा 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस x प्लस एंगल ECD कितना है, ECD 110 डिग्री, क्वेश्चन नहीं दिया है ये, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। अब यहां से x बता दो, क्या हो जाएगा x, यहां से मैं आपसे पूछूं x बताओ तो x क्या बताओगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को जोड़ो 150, 150 कितना आ गया 30 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहां से 30 डिग्री आ गई, क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो यहां पे क्या होता है, आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो भी पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई डाउट, किसी और टॉपिक से कोई डाउट, किसी और चैप्टर से मैथ्स के कोई डाउट, प्लीज मेरे को पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। उसके अलावा इसका अगर जो भी मैंने आज पढ़ाया इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज हमारी साइट एक बार विजिट करें। थैंक यू।